एक रात वित्तीय साम्राज्य को बचाने के बाद वो जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती हो गई। प्रसव के बाद उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर मैंने चुपके से एक बच्चे को उठाया और भाग गया। 5 साल बाद नौकरी के ट्रांसफर के कारण मुझे विदेशी ब्रांच से हेडक्वार्टर वापस भेज दिया गया। बेटा घर पर रहकर अपनी आंटी के साथ खेलो। ठीक है, डैड को बाहर जाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मेरा बेटा अपने खिलौने वाली बबल गन पकड़े हुए लिविंग रूम में लड़खड़ाते हुए घूम रहा था। प्यू 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 की आवाजें करते हुए दौड़ते हुए उसने मुझसे कहा, डैड चिंता मत करो। जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और नीचे उतरा, मैंने एक अजनबी महिला को देखा जो मेरे बेटे को उठाकर नीली कार में ठूंस रही थी। मैं पागल आदमी की तरह दौड़ा और उसे छीन लिया। वो मेरी छाती में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगा। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। घर वापस आकर जब मैं उसे नहला रहा था, तभी मेरा फोन अचानक बजने लगा। जैसे ही मैंने फोन उठाया, स्पीकर से एक साफ परिचित आवाज आई, मेरे बेटे की आवाज। डैड, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन गुस्सा मत करना। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए चुपके से बाहर निकला। रास्ते में एक ठंडे चेहरे वाली महिला मुझे अपने घर ले गई। पता चला कि मैं उसके बच्चे जैसा बिल्कुल दिखता हूं और उसने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया। अब मैं क्या करूं डैड? और वो गलत व्यक्ति को पकड़ ले गई। अब मैं क्या करूं डैड? मेरा फोन पकड़े हाथ जाम सा गया। मैं वहां पूरी तरह से स्तब्ध खड़ा रह गया। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। अगर मेरा बेटा घर पर नहीं है तो अभी बाटब में चुपचाप बैठा ये बच्चा किसका है? मैंने उससे कहा कि मैं उसका बच्चा नहीं हूं, लेकिन उसने मुझे विश्वास नहीं किया। उसने यहां तक कहा कि मैं भाग रहा था और सजा के रूप में मुझे डिनर स्किप करवा दिया। फोन के दूसरे छोर पर मेरा बेटा अभी भी अपनी शिकायतें बता रहा था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले बाथटब में बैठे लड़के ने फुसफुसाते हुए कहा, डरो मत, मेरी मॉम बुरी इंसान नहीं है, वो सिर्फ देखने में सख्त लगती है, असल में वो बहुत अच्छी है। आज रात वो नौकरानियों से तुम्हारे लिए खाना मंगवा देगी। मेरी आंखें चौड़ी हो गई जैसे ही मैंने उस बच्चे को घूरा जो टब में बैठा था। तुम्हें ये सब कैसे पता? जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, कुछ क्लिक हो गया। घबराहट बढ़ गई और मैं हिचकिचाते हुए सूखी आवाज में पूछा, वो महिला जिसके बारे में मेरा बेटा बात कर रहा है, क्या वो तुम्हारी मॉम हो सकती है? छोटे लड़के ने हल्का सा सिर हिलाया। उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन था, लेकिन वो पुष्टि मेरी छाती में बम की तरह फट गई। मेरी नजरें अंधेरी हो गई। ये कैसा विकृत भाग्य है? जिस बच्चे को मैं वापस लाया वो मेरा बेटा बिल्कुल नहीं था, और मेरा असली खून का रिश्ता उस महिला के घर ले जाया गया, और मेरे सामने वाला बच्चा उसका बेटा है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। खुद को शांत रहने के लिए मजबूर करते हुए मैंने फोन पर अपने बेटे से कहा, आज बहुत देर हो गई है, मैं कल तुम्हें पिक करने आऊंगा और तुम दोनों को स्विच कर देंगे, ठीक है? लेकिन फोन पर मेरा बेटा और टब में बैठा लड़का दोनों एक साथ चिल्लाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने फोन की ओर देखा, फिर बाथटब की ओर। छोटे लड़के ने अपनी नजरें फेर ली। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर छोटी सी आवाज में विनती की, क्या मैं सिर्फ एक दिन रह सकता हूं? मैं जानना चाहता हूं कि डैड होने का एहसास कैसा होता है। ये शब्द सुई की तरह मेरे दिल में चुभ गए, जिससे मैं ना कहने में असमर्थ हो गया। मैंने अपने बेटे के बारे में सोचा जो मां के बिना बड़ा हुआ था। क्या वह भी चुपके से मां की कामना करता होगा? तभी फोन पर मेरा बेटा खुशी से चिल्लाया, क्या संयोग है, मेरी मॉम नहीं है, लेकिन मैं यहां रहना इसलिए चाहता हूं क्योंकि यहां बहुत सारा अच्छा खाना है। मैं नाराज और मनोरंजित दोनों था। काश मैं फोन के पार पहुंचकर उसकी माथे पर ठेला मार सकता। ये पागल बच्चा किसी अजनबी के घर ले जाया गया और वो खुश है, खतरे का बिल्कुल एहसास नहीं। क्या वो डरता नहीं कि कहीं किडनैप तो नहीं हो गया, जैसे उन्होंने पहले से प्लान कर रखा हो? दोनों लड़के साथ में विनती करने लगे, प्लीज डैड, डैड बस एक बार, प्लीज सर, सिर्फ एक दिन। मैं उन दोनों की तालमेल से हैरान रह गया। उन दोनों जोड़ी उम्मीद भरी आंखों को देखकर मैं सच में मना नहीं कर सका। मैंने निराशा भरी सांस ली। ठीक है, जब तक तुम दोनों सुरक्षित हो, बस एक दिन। कल रात तक तुम दोनों स्विच हो जाना। मेरी स्वीकृति मिलते ही मेरा बेटा खुशी से फोन काट गया। मैंने बाथटब में बैठे छोटे लड़के की ओर देखा। मेरी आवाज अनजाने में नरम हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? मॉम मुझे चेंचन कहकर बुलाती है, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। तो चेंचन आमतौर पर अकेले सोता है या कोई तुम्हारे साथ सोता है? चेंचन ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कोई छोटा बूढ़ा आदमी। वो 6 साल के बच्चे से कहीं ज्यादा परिपक्वता से बोल रहा था। मैं 3 साल की उम्र से अकेले सोने लगा हूं। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मैं बहुत बहादुर हूं। मुझे दुख का एहसास हुआ। ये फर्क था।
अभी भी मेरा बेटा सोने से पहले कहानी सुनने और पीठ थपथपाने की जरूरत महसूस करता है। लेकिन चेंचन ने इतनी छोटी उम्र में स्वतंत्र होना सीख लिया था। लाइट्स बंद करने के बाद मैं चेंचन के कमरे से बाहर निकला और दरवाजे पर खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा। मुझे अभी पता चला कि भले ही चेंचन और मेरा बेटा बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी वाइब्स पूरी तरह अलग है। मेरा बेटा एनर्जेटिक है, बातूनी है और उसकी आंखों में मासूमियत भरी है, लेकिन चेंचन बेहद शांत और संयमित है। उसकी आंखों में उसकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता है, जैसे वो जल्दी ही उम्मीदों के बोझ तले दब गया हो। मैंने खुद को समझाया कि ये समानता सिर्फ संयोग है। इंटरनेट पर हमेशा ऐसी कहानियां तो होती रहती है जहां अजनबी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। शायद इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये तथाकथित संयोग असल में भाग्य द्वारा पहले से तय की गई साजिश थी। अगली सुबह मैंने नाश्ता बनाया। चेंचन को देखते हुए वो छोटे छोटे शालीन काट ले रहा था। मेरा दिल पिघल गया। मैंने फैसला किया कि आज मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, ताकि वो एक बार पूरी तरह महसूस कर सके कि डैड होने का आनंद कैसा होता है। तुम आज जहां जाना चाहो चुन सकते हो, मैं तुम्हारे साथ जहां भी जाऊंगा। ठीक है। चेंचन की आंखें तुरंत चमक उठीं जैसे रात के आसमान में अचानक तारे फूट पड़े हों। उसका छोटा चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। सच? कहीं भी? हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं चिड़ियाघर जाना चाहता हूं और फिर एम्यूजमेंट पार्क। क्या हम जा सकते हैं? चेंचन की आवाज में सतर्क उम्मीद थी। डर रहा था कि कहीं मैं ना कह दूं। मुझे दृढ़ता से सिर हिलाते देखकर वो आखिरकार सामान्य बच्चे की तरह खुशी से चिल्लाया। उसके छोटे चेहरे पर शानदार मुस्कान खिल गई। मेरा दिल थोड़ा दुखा। लगता था कि उसकी मॉम उसे ऐसे जगहों पर बहुत कम ले जाती थी। इस हद तक कि इतनी साधारण खुशियां भी उसके लिए बेहद कीमती बन गई थी। हमारा पहला स्टॉप चिड़ियाघर था। रास्ते भर चेंचन की आंखों की चमक कभी कम नहीं हुई। आमतौर पर शांत रहने वाला लड़का शेरों, सिंहों, जिराफों और लाल पांडों को देखकर सक्रिय हो गया। उसने मेरा हाथ खींचा, उत्साह से इन जानवरों की आदतों और उनकी खासियतों के बारे में बताते हुए। उसका छोटा मुंह लगातार बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखें दुनिया के बारे में जिज्ञासा से भरी हुई थी। चिड़ियाघर से निकलकर हम एम्यूजमेंट पार्क की ओर बढ़े। उसने मुझे बम्पर कार्स पर बार बार चढ़ने के लिए घसीटा, इतना टकराते टकराते कि मैं चक्कर आने लगा और मेरा पेट हिलने लगा। अब और सहन नहीं हो रहा था तो मैंने हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। चेंचन, मुझे बचा लो प्लीज। अगर और टकराए तो मैं उल्टी कर दूंगा। चेंचन बिल्कुल चक्कर नहीं आया था। उसने अपनी छोटी सी हाथ से मेरी पीठ थपथपाई। उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस था। लेकिन मैं अभी भी खेलना चाहता हूं। यह बहुत मजेदार है। सूरज धीरे धीरे डूब गया। शाम की रोशनी हमारी परछाइयों को लंबा खींच रही थी। मेरी टांगें इतनी कमजोर हो गई थी जैसे जेली बन गई हों। मैं खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था। मैंने चेंचन का हाथ थामा और हम धीरे धीरे एम्यूजमेंट पार्क से बाहर निकले। मैंने घुटनों के बल बैठकर उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, आज तुम्हें मजा आया? चेंचन ने जोर से सिर हिलाया, फिर हल्का सा सिर हिलाया। मुझे कंफ्यूजन हुआ। मैंने उसे देखा। तुम दोनों खुश और नाखुश क्यों हो? चेंचन की आंखें धीरे धीरे लाल हो गई। उसकी छोटी नाक सिकुड़ गई और उसकी आवाज रुंध गई जैसे वो रोने वाला हो। मुझे पता है कि तुम मुझे घर ले जाने वाले हो। आज सच में बहुत मजा आया, लेकिन यह सोचकर कि अब तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो एक पल हिचकिचाया, फिर उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर मेरी शर्ट को हल्का सा खींचा। धीरे से बुदबुदाया, अगर तुम मेरे डैड होते तो कितना अच्छा होता। मेरा दिल दुखा और मेरी आंखें जलने लगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके नरम बालों को सहलाया, धीरे से उसे समझाते हुए, अगर कभी फिर से मिलने का मौका मिला तो मैं तुम्हें फिर से बाहर खेलने ले जाऊंगा, ठीक है? चेंचन ने जोर से सिर हिलाया। आंसू आखिरकार अनियंत्रित होकर बह निकले, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी कोशिश से मुझ पर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। चेंचन द्वारा दिए गए पते के अनुसार मैं एक हाई एंड विला एरिया की ओर ड्राइव किया। यहां सिक्योरिटी बेहद सख्त थी और हर विला बहुत बड़ा था। साफ था कि राजधानी के सबसे अमीर लोग यहां रहते हैं। मैं मुख्य गेट पर खड़ा हो गया। मैंने अपने बेटे की स्मार्ट वॉच पर कॉल की और फुसफुसाकर कहा, जब कोई देख न रहा हो तो चुपके से बाहर निकल आना, ताकि चेंचन जल्दी अंदर जा सके। तुम दोनों चुपके से स्विच कर लो, किसी को पता न चले। जैसे ही चेंचन गेट के अंदर गया, वो मुड़कर मेरी ओर जोर से हाथ हिलाने लगा। उसका छोटा चेहरा जाने का अनिच्छा से भरा हुआ था। उन दोनों लगभग एक जैसे छोटे चेहरों को देखकर
मेरा दिल कड़वा और कोमल दोनों हो गया। एक बेहद अकथनीय एहसास। ठीक उसी पल विला के गेट के गैप से एक परिचित आकृति प्रवेश की ओर आ रही थी। मेरा दिल एक धड़कन छूट गया और मेरी नसों में खून जाम सा गया। वो वही थी, राजधानी की प्रसिद्ध भी फैमिली की छोटी प्रिंसेस बिंगुआंग। लगभग सहज रूप से मैंने अपने बेटे का अभी भी हिलता हुआ छोटा हाथ पकड़ लिया, मुड़कर चल पड़ा। मेरी चाल तेज थी, जैसे मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा हूं। मैं कितना मूर्ख था। इस दुनिया में इतने सारे संयोग कैसे हो सकते हैं? दो बच्चे जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, वे बेहद तालमेल में हैं और यहां तक कि एक ही चीजें पसंद करते हैं। ये सिर्फ दिखने में समानता नहीं थी, ये खून का रिश्ता था। जैसे ही मैंने बाचिंग श्वांग को देखा, मैं सब कुछ समझ गया। चेनचन उसी का दूसरा जुड़वा बेटा था जिसे उसने जन्म दिया था, और 5 साल पहले जिस बच्चे को मैंने बचाया था, जिसे भाग्य के एक मोड़ पर मैंने गलती से घर ले आया था, वो मेरा अपना जैविक बेटा था। 5 साल से अलग हुए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने दूसरे बेटे से इतने बेतुके और नाटकीय तरीके से फिर मिलूंगा। मैं बेचैनी के साथ चल रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह उथल पुथल मचा हुआ था। उस समय मैं अपने बेटे को लेकर विदेश भाग गया था। सोचा था कि बी फैमिली से कभी कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन भाग्य मुझे राजधानी वापस खींच लाया। मुझे सीधे उसके पास खींच लाया, विचारों में खोया हुआ। मेरा बेटा कूदते हुए आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। छोटा बातूनी फिर से शुरू हो गया। डैड, ये अनुभव इतना जादुई था। वो और मैं बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं और उसकी मॉम को भी पता नहीं चला। उसकी मॉम है लेकिन डैड नहीं है, और मेरे पास डैड है लेकिन मॉम नहीं है। क्या संयोग है ना डैड? तुम्हें पता नहीं। उसकी मॉम बहुत सख्त है। उसे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, 9 बजे पियानो क्लास, 10:30 बजे इंग्लिश और दोपहर 2 बजे लॉजिक क्लास। अभी तो उसने मुझे ये बहुत लंबा निबंध रटवाया और कहा कि अगर रट नहीं लिया तो खाना नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ तुम समय पर मुझे स्विच करने आ गए, वरना आज रात मैं सच में भूखा रह जाता। जितना सुन रहा था उतना गुस्सा बढ़ रहा था। मेरी मुट्ठियां कस गई। चेनचन सिर्फ 6 साल का है, उस उम्र में जहां उसे सक्रिय और खेलकूद करना चाहिए था। फिर भी बैकिंगवांग उसे इतने सारे क्लासेस में धकेल देती है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी छोटी उम्र में इतना परिपक्व हो गया है। वो जबरदस्ती बनाया गया था। अपने बगल में केयरफ्री लड़के को देखते हुए मुझे अचानक अपने पिछले खुद से गहरी नफरत महसूस हुई। मैं इतना बेकार क्यों था? मुझे दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने की क्षमता क्यों नहीं थी, ताकि वे मेरे पास बड़े होते बिना, अलग हुए बिना इतनी सख्त अनुशासन सहन किए। लेकिन हकीकत क्रूर है। उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक बच्चे को पालने में ही मेरी सारी ताकत लग गई थी। दोनों की देखभाल करना मेरे बस की बात नहीं थी। एक को भी फैमिली के पास छोड़ देना कम से कम ये तो तय करता था कि उसे खाने पड़ों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और उसे सबसे अच्छा भौतिक जीवन मिल सकेगा। वो उस समय मेरे पास सबसे अच्छा विकल्प था। लेकिन यह सोचकर कि चेनचन इन सालों में कितना दुखी रहा होगा, अपराध बोध मेरे ऊपर सुनामी की तरह आ गया। पलक झपकते ही मुझे डुबो गया। 3 महीने बीत गए। किंडरगार्टन ने शुक्रवार को पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे का ऐलान किया। माता पिता को आने की जरूरत थी। मैंने खासतौर पर उस दिन के लिए अपनी सारी काम छोड़कर शेड्यूल क्लियर कर लिया। अपने बेटे को गतिविधियों में पूरी तरह सपोर्ट करना चाहता था। शुक्रवार की सुबह जल्दी मैं और मेरा बेटा पहले से तैयार किए मैचिंग ट्रैकसूट्स पहनकर तैयार हो गए। छोटा लड़का एनर्जी से भरा हुआ था। उसने अपनी छाती थपथपाते हुए जोर से घोषणा की, डैड, आज हमें पहला स्थान जीतना है। उसके ज्वलंत लड़ाकू जोश को देखकर मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पूरी ताकत लगाऊंगा। पहला गेम 3 लेग रेस था। जैसे ही रेफरी झुका हमारे पैरों को बांधने में मदद करने को, मैंने सिर घुमाया और अचानक मेरा बेटा गायब हो गया। मेरा दिल सिकुड़ गया। मैंने जल्दी से चारों ओर देखा। तभी एक परिचित छोटी सी आकृति तेजी से मेरी ओर आती दिखी। मैंने उसे तुरंत अपने पीछे खींच लिया, सख्त चेहरा बनाकर गुस्सा दिखाते हुए। कौन था जो कह रहा था कि आज पहला स्थान जीतना है? अगर तुम ऐसे इधर उधर भागते रहे तो हम अंत में आखिरी स्थान पर आएंगे। आश्चर्यजनक रूप से वो अपनी आदत के मुताबिक जवाब नहीं दे रहा था। वो सिर्फ चमकती आंखों से ऊपर देखकर दृढ़ता से सिर हिलाया। इधर उधर नहीं भागना, पहला स्थान। जैसे ही सीटी बजी हमने अपने पैर उठाए और फिनिश लाइन की ओर दौड़े। अनपेक्षित रूप से हम बेहद तालमेल में थे। हमारे कदम बिल्कुल मैच करते हुए बिना एक बार भी लड़खड़ाए। आराम से पहला स्थान लेते हुए
हमने एक दूसरे को गले लगाया और खुशी से चिल्लाए। शब्दों से परे खुश थे। दूसरा गेम बेलून रिले। हमने बेलून को अपने बीच दबाया, सावधानी से आगे बढ़ते हुए लेकिन अविश्वसनीय तेजी से। एक बार फिर सबसे कम समय में जीत हासिल की। मेरा बेटा खुशी से उछल पड़ा। उसका छोटा चेहरा गर्व से चमक रहा था। इसी तरह हम जीत की लकीर पर चलते रहे, हर इवेंट में चैंपियनशिप अपने नाम करते हुए। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मेरे बगल वाला ये बच्चा, भले ही वो मेरे बेटे जैसा बिल्कुल दिखता था, उसका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा शांत था और उसकी हरकतें कहीं ज्यादा तरल थी। मैंने पानी में हाथ डालकर टेस्ट किया और पुकारा, चिन। छोटे लड़के ने साफ साफ जवाब दिया। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने जल्दी से हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें पछतावे से भरी हुई। उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने अपनी कनपटियां रगड़ी। अच्छा, अब तो साफ हो गया। संयोग से दोनों बच्चे आज बिल्कुल एक जैसा आउटफिट पहने हुए थे और उनके बालों का स्टाइल भी एकदम वैसा ही था। ध्यान से न देखा जाए तो उन्हें अलग बताना नामुमकिन था। चिन काफी देर तक हिचकिचाता रहा, फिर हिम्मत जुटाकर धीरे से माफी मांगी। मैं हाल ही में इस किंडरगार्टन में ट्रांसफर हुआ हूं और आज स्पोर्ट्स मीट में पता चला कि हम एक ही क्लास में हैं। उसने पहले मुझे देखा और पूछा कि क्या मैं जगह स्विच करके खेलना चाहता हूं जब तक खत्म न हो जाए। मैंने हाँ कर दी। मैं सॉरी सर, तो क्या मैं भविष्य में भी तुम लोगों के पास खेलने आ सकता हूं? मना करने के शब्द मेरी जीभ पर थे, लेकिन मैं उन्हें कह ही नहीं पाया। इसके अलावा मैं पहले से ही अपने बेटे को दूसरी स्कूल में ट्रांसफर करने की प्लानिंग कर रहा था। अगर यह ज्यादा लंबा चला तो बिंग श्वांग को आखिरकार पता चल जाएगा। लंबे समय तक चुप रहने से चिन को मेरे मतलब का अंदाजा हो गया। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसकी आंखों के कोनों में आंसू भर आए। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, पीछे की ओर हाथ से जोर से आंसू पोंछे, फिर वापस मुड़कर मेरी ओर मजबूरन एक अकड़दार मुस्कान बनाई। मैं समझ गया, उसे इतनी कोशिश से मजबूत बनने की कोशिश करते देखकर मेरा दिल लहरों में दुख रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। बच्चों की क्लास एरिया की ओर चलते हुए मैंने भीड़ में तुरंत बाचिंग श्वांग को अलग पहचान लिया। मेरी यादों में वो सिर्फ कंपनी के बिजनेस की ही परवाह करती थी, ठंडी और घमंडी। मैंने सोचा था कि चिन के साथ नानी या मेड आएगी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो खुद आएगी। मेरा बेटा आज्ञाकारी ढंग से उसके बगल में खड़ा था, अपना यूजुअल शरारती रूप पूरी तरह छोड़कर। बेहद अच्छा व्यवहार कर रहा था, बिल्कुल भी शोर नहीं कर रहा था। पिछली बार मैं भागने में इतना व्यस्त था कि उसे अच्छे से देख नहीं पाया। इस बार भीड़ में छिपकर मैं चिंग श्वांग द्वारा शांति से देख रहा था। वो पहले जैसी ही थी, लोगों के बीच अलग और गर्व से खड़ी, जैसे कोई फूल जो सिर्फ दूर से ही सराहा जा सकता है, दिलों को छू ले लेकिन सबको दूरी पर रखे। अब सोचकर लगता है कि उस समय मैं उसके करीब पहुंच पाया था, उसके साथ वो पुराना समय बिता पाया था। ये सच में सपना जैसा लगता है। मैंने दूर खड़े अपने बेटे को हाथ हिलाया। उसने मुझे देखा, सावधानी से अपने बगल में खड़ी बाचिंग श्वांग की ओर नजर डाली और जब वो नहीं देख रही थी तो जल्दी से फिसलकर मेरी ओर दौड़ आया। मैंने हल्का सा उसके माथे पर ठेला मारा, गुस्सा दिखाते हुए, अपने खुद के डैड को धोखा देने की हिम्मत तो है तुम में। मेरा बेटा अपने माथे को पकड़कर विरोध में बुदबुदाया। मैंने चिन को बाचिंग श्वांग की ओर धकेला, अपने बेटे का हाथ थामा और मुड़कर चलने लगा। ठीक उसी पल मेरे पीछे से बाचिंग जुआंग की आवाज गूंजी, ठंडी और दबाव वाली, चिन अब कहां भाग रहे हो? वो वैसी ही थी, हमेशा अपने बच्चे को कर्मचारी की तरह मैनेज करती, हमेशा उस पर वयस्कों वाले स्टैंडर्ड थोपती। बच्चे लकड़ी के गुड़िया या मशीन नहीं होते, उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी भावनाएं हैं। लेकिन बाचिंग श्वांग कभी समझ नहीं पाई। चिन उसने बुदबुदाते हुए सफाई दी, मॉम मुझे बाथरूम जाना था। मैं वादा करता हूं अब फिर से नहीं भागूंगा। मुझे नहीं पता अब तुम किसके पीछे चल रहे हो। आमतौर पर तुम इतने अच्छे व्यवहार वाले होते हो, लेकिन आज तुम ऐसे घूम रहे हो जैसे तुम्हारी पैंट में चींटियां पड़ गई हों। क्या तुम्हारा होमवर्क कम पड़ गया है? जब हम आज रात घर जाएंगे तो अपनी सारी लेसन्स 2 बार कॉपी करना। मैं इतना गुस्सा हो गया, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं पूरी तरह से आग बोला था। क्या इसलिए क्योंकि चिन थोड़ा मुझ जैसा दिखता था? वो मेरे प्रति अपनी सारी पुरानी नाराजगी उसे निकाल रही थी। उस बच्चे पर उस पल एक परिचित पुरुष की आवाज सुनाई दी। क्या चिन को ढूंढ लिया? ये जिंग जुआन की आवाज थी। मैंने आंखें सिकोड़ ली।
मेरे अंदर गहरी घृणा उभर आई। लगता है ये इन सालों में बाचिंग श्वांग के पास ही रहा है। अपनी स्थिति को काफी अच्छा बना लिया है। उसकी हैसियत ऊंची से ऊंची होती जा रही है, यहां तक कि वो चेंचन के साथ पेरेंट चाइल्ड स्पोर्ट्स डे पर भी आ सकता है। चेंचन की आंसू भरी आंखें देखकर उसने तुरंत नरम चेहरा बना लिया। धीरे से बोला, चेंचन, प्रेसिडेंट बी को दोष मत दो। क्या तुम देख नहीं रहे कि वो तुम्हें लेकर कितनी चिंतित थी? हम पूरा समय अलग अलग होकर तुम्हें ढूंढ रहे थे। शुक्र है तुम ठीक हो। ऐसा कहकर वो बैकिंगवांग को समझाने लगा। प्रेसिडेंट बी, चेंचन अभी छोटा है, उसमें थोड़ी एनर्जी होना बिल्कुल नॉर्मल है। कृपया शांत हो जाइए। कुछ ही शब्दों में उसने तनावपूर्ण माहौल को शांत कर दिया। जब मैं अभी भी फैमिली के साथ था तब भी वो ऐसा ही था। बाहर से नरम व्यवहार वाला, लेकिन अंदर से सारी साजिशें भरा। हर मोड़ पर मुझे टारगेट करता और मुझे बाचिंग श्वांग से दूर करता। मैंने अपने बेटे का हाथ थामा और बाहर की ओर चलता रहा, लेकिन मुझे लगा कि एक तेज नजर मेरी पीठ में चुभ रही है। रुक जाओ। मेरा दिल एक धड़कन छूट गया। वो मुझे पुकार रही होगी क्या? मैं नहीं रुका और सीधा आगे चलता रहा। नीले ट्रैकसूट वाला, मैं तुमसे बात कर रही हूं। मैंने स्पोर्ट्स डे पर माता पिता की भीड़ में जल्दी से चारों ओर नजर डाली। मैं ही एकमात्र व्यक्ति नीला ट्रैकसूट पहने था। मैं तुरंत हाई अलर्ट पर चला गया। क्या उसने सच में मुझे इस तरह पहचान लिया? वो मुझे क्यों अलग करके बुला रही थी? जैसे ही मैं मुड़ा, बाचिंग श्वांग की आवाज फिर से गूंजी, अटल अधिकार के साथ। मैंने अपने बेटे से फुसफुसाकर कहा, छुप जाओ अच्छे से, बाहर मत आना। आज सूरज तेज चमक रहा था, इसलिए मैंने घर से निकलते समय जानबूझकर हैट और सनग्लासेस पहन लिए थे, खुद को पूरी तरह ढककर। उसके लिए मुझे पहचानना नामुमकिन था। मैं मुड़ा, सिर उठाया और शांत दिखते हुए पूछने का नाटक किया, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? हलचल सुनकर जिंग जुआन भी वहां आ गया। बच्चे को नानी को सौंपकर वो बाचिंग श्वांग के बगल में आ खड़ा हुआ और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने अभी देखा कि चेंचन तुम्हारे पास दौड़ कर गया था। क्या तुम उसे जानते हो? बिंगुआंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, मुझे ध्यान से परखते हुए। उसकी आंखों में शक भरा हुआ था। मैंने सोचा था कि हमारे बीच भीड़ होने से मुझे नजर नहीं आएगा। मैं भूल गया कि वो भी फैमिली की वारिस है। बचपन से ही बिजनेस दुनिया में घूम रही थी, जिससे वो अपने आसपास किसी भी असामान्य चीज को बेहद तेजी से पहचान लेती थी। अपनी आवाज नीची करते हुए मैंने जानबूझकर घुरघुराती बनाई और पूरी ईमानदारी से बोला, वो बच्चा इतनी तेज दौड़ रहा था कि गिरते गिरते बचा। मैंने उसे पकड़ा और जाने वाला था कि तुमने मुझे पुकार लिया। अगर विश्वास नहीं तो सिक्योरिटी कैमरों में चेक कर लो। शायद इसलिए क्योंकि मेरे शब्द इतने सच्चे लग रहे थे और ये एक स्कूल था जहां कुछ बुरा होने की संभावना नहीं थी। बिंगुआंग ने सिर हिलाया और मुड़कर जाने लगी, लेकिन जिंग जुआन ने घमंडी चेहरा बनाया। थोड़ी ऊंची करके मुझसे बोला, जिस बच्चे की तुमने अभी मदद की वो भी फैमिली की वारिस का बेटा है। जिस बच्चे की तुमने अभी मदद की वो भी फैमिली की वारिस का बेटा है। खुद को भाग्यशाली समझो। प्रेसिडेंट भी बच्चे की बहुत परवाह करती है। ये चेक लो, किसी भी बैंक में 30,000 युआन निकाल सकते हो। इसे थैंक यू गिफ्ट समझ लो। मैं मन ही मन मुस्कुराया। क्या वो खुद को भी फैमिली का मालिक समझता है? मेरा चेहरा शांत और भावहीन रहा। मैंने सपाट ढंग से मना कर दिया, कोई बात नहीं थी, किसी ने भी मदद की होती, इनाम की कोई जरूरत नहीं। उसने नाक भौं चढ़ाई, उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ। ठीक है तो चले जाओ। मैं मुड़ा, अपने बेटे का हाथ थाम कर जाने को तैयार हुआ। बाचिंग श्वांग जो पहले ही चली गई थी अचानक मुड़ गई। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हारा बच्चा किस क्लास में है? उसकी उम्र कितनी है? मैं तुरंत हाई अलर्ट पर आ गया। स्कूल ट्रांसफर का पेपर वर्क अभी पूरा नहीं हुआ था। मैं बिल्कुल भी उसकी असली जानकारी नहीं दे सकता था। मैंने सहज ढंग से एक क्लास और उम्र बना दी, अपनी आंखों को शांत रखने की पूरी कोशिश करते हुए। बिंगुआंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। मुझे नहीं पता कि मेरी कल्पना थी या नहीं, लेकिन मैंने उसके आंखों में एक पल के लिए निराशा की झलक देखी। इसे देखकर जिंग जुआन ने पूछा, प्रेसिडेंट बाई, क्या इस व्यक्ति में कोई समस्या है? बाचिंग होश में आई। उसने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी यूजुअल ठंडी घमंडी मुद्रा में लौट आई। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगी, जिंग जुआन जल्दी से उसके पीछे हो लिया। जाते समय उसने मुझे ठंडी चुभती नजर मारी। घर पहुंचकर मैंने अपने बेटे को बुलाया। मैं काफी देर तक हिचकिचाता रहा, फिर आखिरकार बोल पड़ा, हमें दूसरे किंडरगार्टन में ट्रांसफर होना होगा। मेरा बेटा समझा नहीं। उसने आंखें फैलाई, बहुत ज्यादा दुखी दिख रहा था। क्यों? मुझे यहां बहुत मजा आ रहा है।
चेंचन मेरी क्लास में है। अगर मैं ट्रांसफर हो गया तो उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। दोनों भाइयों के बीच पहले ही गहरा बंधन बन चुका था। ये खून का अटूट रिश्ता था जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। उसने मेरा हाथ पकड़कर लगातार विनती की, डैड मैं चेंचन से दूर नहीं होना चाहता। हम एक ही चीजें पसंद करते हैं। जब हम साथ खेलते हैं तो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। मैं अपना बेस्ट फ्रेंड खोना नहीं चाहता। अपने बेटे को इतना दुखी देखकर मेरा दिल बहुत दुखा। उसके लिए ऐसा दोस्त मिलना बहुत दुर्लभ था जिसके साथ वो इतना क्लिक करता हो। अगर मैं अब उसे मना कर दूं तो वो गहराई से आहत हो जाएगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता था। अगर बैकिंगवांग को पता चल गया कि मेरा बेटा और चेंचन बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं तो मेरे सारे राज खुल जाएंगे। ऐसा होने पर मेरा अपने बेटे के साथ शांति से रहने का अधिकार भी पूरी तरह छिन जाएगा। मैंने अपराधबोध भरी नजरों से उसे देखा और धीरे से समझाया, मैं सॉरी, मेरी नौकरी के कारण तुम्हें स्कूल बदलना पड़ रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूं बाद में जब समय मिलेगा तो मैं तुम्हें उसे खेलने के लिए वापस ले आऊंगा। ठीक है, आश्चर्यजनक रूप से मेरा बेटा समझते हुए सिर हिलाया। वो रोना और शोर मचाना बंद कर दिया। मैंने तुरंत ट्रांसफर पेपरवर्क तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं लाख सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जिस दिन मैं अपने बेटे को ट्रांसफर प्रोसेस करने ले गया वो अचानक गायब हो जाएगा। घबराहट तुरंत फैल गई। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। असंख्य भयानक विचार मेरे दिमाग में घूमने लगे। क्या बाचिंग को पता चल गया? क्या उसने किसी को भेजकर मेरा बेटा छीन लिया? लेकिन ध्यान से सोचने पर मैंने जल्दी से उस विचार को खारिज कर दिया। अगर उसे सच में पता चल गया होता तो वो इतना चुपचाप नहीं रहती। वो सीधे मेरे दरवाजे पर आ गई होती। मैं पागल हो रहा था। हर जगह ढूंढ रहा था जहां मेरा बेटा जा सकता था। किंडरगार्टन में नहीं, उसके पसंदीदा प्लेग्राउंड में नहीं, न हमारे मोहल्ले के पार्क में। मैं सीधे बिंग जुआंग के विला तक ड्राइव कर गया, लेकिन वहां मुख्य गेट पर अराजकता फैली हुई थी। नौकर इधर उधर भाग रहे थे, पूरी तरह घबराए हुए दिख रहे थे। मेरा दिल डूब गया। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि चेंचन भी गायब हो गया है। जैसे ही मैं पागलों की तरह पुलिस को कॉल करने वाला था, मैंने अचानक सड़क के पार उन्हें देख लिया। दो बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले बच्चे हाथों में हाथ डाले, सड़क पार करते हुए, कूदते हुए, और ठीक अंधेरे कोने के पास एक बड़ी ट्रक तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजा रहा था, लेकिन समय पर ब्रेक नहीं लग पा रहा था। मेरे कान बजने लगे। बिना एक पल सोचे मेरे खून जाम हो गया। मैंने लापरवाही से आगे छलांग लगा दी। अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने दोनों बच्चों को कसकर अपनी बाहों में खींच लिया और आगे की ओर लुढ़क गया। जैसे ही हम लुढ़के ट्रक से कानफार आवाज आई, वो मेरी पीठ को छूती हुई तेजी से गुजर गई। उसके पीछे छोड़ी गई हवा मेरे चेहरे पर दर्द भरी चोट मार रही थी। मेरा चेहरा मौत की तरह सफेद हो गया था। मेरा दिल छाती से बाहर निकलने को हो रहा था। मैंने अपनी बाहों में दोनों बच्चों को देखा, डर से कांपते हुए। भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि वे ठीक है। तुम चुपके से बाहर क्यों निकले? क्या तुम्हें पता है हम कितनी चिंतित थे? सड़क पर इतनी सारी गाड़ियां। क्या तुम जानते हो कि अभी कितना खतरनाक था? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम कैसे जीते? जैसे ही मुझे यकीन हो गया कि बच्चे सुरक्षित हैं, मैंने सख्त चेहरा बनाकर उन्हें जोर से डांटा, जानते हुए कि उन्होंने गलती की थी। दोनों बच्चे डर से रो पड़े। चेंचन फफक फक कर रोया। हमें पता था कि तुम उसे दूसरी स्कूल में ट्रांसफर कर रहे हो। भले ही तुमने कहा था कि बाद में खेलने ले आओगे। हम डर गए थे कि हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। हम बस एक दिन साथ में बहुत मजा करना चाहते थे, लेकिन हमें डर था कि तुम मना कर दोगे। इसलिए हमने अपनी स्मार्ट वॉचेस का इस्तेमाल करके चुपके से प्लान बनाया और साथ में चुपके से बाहर निकल आए। मैं गुस्सा भी था और मनोरंजित भी। मैं सच में नहीं जानता था कि इन दो छोटे शैतानों के साथ क्या करूं। पता चला कि उन्होंने मेरी पीठ पीछे चुपके से संपर्क की जानकारी एक्सचेंज कर ली थी और एक सीक्रेट मीटअप का प्लान बना लिया था। दो जोड़ी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें मुझे देखकर विनती से भरी हुई पलक झपका रही थी। डैड, चूंकि हम पहले ही बाहर निकल आए हैं, क्या तुम हमें पूरे दिन बाहर खेलने ले जा सकते हो? फिर चेंचन को घर छोड़ दोगे? प्लीज सर, मुझे तुम लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने सुना कि तुम जा रहे हो तो मैं पूरी रात दुखी रहा। बस एक दिन खेलने का। क्या ठीक है? मैं एक पल चुप रहा। मैं अपने बेटे को ना कह सकता था, लेकिन चेंचन की उम्मीद भरी दुखी आंखों को देखकर मैं सच में खुद को रोक नहीं पाया। तो अपनी मॉम को कॉल करो, उसे कह दो कि तुम खो गए थे और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं बाद में तुम्हें घर छोड़ दूंगा।
अपनी मॉम को चिंता मत होने दो। भले ही बाचिंग श्वांग चेंचिन के साथ बहुत सख्त थी, मैं देख सकता था कि वो सच में उसकी परवाह करती थी और उसकी सुरक्षा की चिंता करती थी। चेंचिन ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और अपनी स्मार्ट वॉच उठाकर बाचिंग श्वांग को कॉल किया। बाचिंग जुआंग की गुस्से भरी आवाज तुरंत फोन से आई। तुम्हें बाहर निकलकर खो जाने की हिम्मत कैसे हुई? तो फिर वापस मत आना। जिंग जुआन की आवाज तुरंत उसके बाद आई, लाचार लग रही थी। चेंचिन, तुम्हारी मॉम सिर्फ गुस्से में ऐसा कह रही है। जब तुम गायब हुए तो उसने 20 अरब युआन की महत्वपूर्ण मीटिंग रद्द कर दी और तुम्हें ढूंढने के लिए वापस दौड़ी आई, जानती हुई कि तुम किसी अजनबी के साथ हो। बेशक वो चिंतित है। अगर तुम्हें कोई बुरा व्यक्ति मिल जाता तो? अच्छे बच्चे बनो और बताओ तुम कहां हो। तुम्हारी मॉम और मैं तुम्हें पिक करने आएंगे। चेंचिन ने मदद के लिए मेरी ओर देखा। मैंने अपनी आवाज नीची करके फोन में कहा, चिंता मत करो, चेंचिन जिस व्यक्ति के साथ है वो मैं हूं। हम किंडरगार्टन स्पोर्ट्स डे पर मिले थे। चेंचिन और मेरा बेटा साथ खेलकर बहुत मजा कर रहे हैं। मैं बाद में उसे घर छोड़ दूंगा। जिंग जुआन ने छोड़ने से मना कर दिया। उसका स्वर शक से भरा हुआ। कौन जानता है कि तुम चेंचिन की हैसियत के कारण उसे टारगेट कर रहे हो और जानबूझकर उसे बाहर लुभा कर ले गए। अभी उसे वापस ले आओ, वरना मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूं। तभी बिंगुआंग की ठंडी आवाज फिर से गूंजी, कुछ छोटे शब्दों के साथ, आज रात उसे वापस ले आना। ऐसा कहकर उसने फोन काट दिया। दोनों बच्चे तुरंत जोर से खुशी से चिल्लाए। मैं सिर्फ लाचार मुस्कान से देख सकता था। ठीक है, ठीक है। भले ही मैं चेंचिन के गायब पिता के प्यार की भरपाई नहीं कर सकता था, जाने से कम आज उसे पूरा दिन आनंद से बिताने दो। मैं उसे आर्केड ले गया। चेंचिन को जो क्लॉ मशीन बहुत पसंद थी, मैं उसमें काफी अच्छा था और एक पूरा बैग भरकर प्लश टॉय जीत लाया। इतने सारे कि मेरा बेटा उन्हें सब संभाल भी नहीं पा रहा था। खेलते खेलते थककर और भूख लगने पर हमने एक रेस्तरां ढूंढकर कुछ खाने का फैसला किया। मेरा बेटा तीखा खाना नहीं खा सकता था। आमतौर पर जब मैं खाना बनाता तो 2 हिस्से बनाता, मेरे लिए तीखा और उसके लिए नॉन स्पाइसी। मुझे नहीं पता था चेंचिन का स्वाद कैसा है, इसलिए मैंने हल्का तीखा और नॉन स्पाइसी दोनों डिशेस ऑर्डर कर दी। आश्चर्यजनक रूप से चेंचिन का स्वाद बिल्कुल मेरा जैसा था। हम दोनों को तीखा खाना बेहद पसंद था। पेट भरकर खाने के बाद मैं चेंचिन को विला के मुख्य गेट तक छोड़ने ले गया। मैंने उसे जल्दी अंदर जाने को कहा। जल्दी अंदर जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी मॉम फिर से चिंता करने लगे। चेंचिन ने मेरा हाथ खींचा, लाड करते हुए, सर क्या आप मुझे दरवाजे तक छोड़ देंगे? मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे खींचने दिया और पूरे रास्ते विला के मुख्य दरवाजे तक चला गया। जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, मैंने बाचिंग जुआंग और जिंग जुआन को वहां खड़े देखा। दोनों का चेहरा खुश नहीं था। मेरे कदम रुक गए। मन ही मन थोड़ा नाराज होते हुए बिंगुआंग ने चेंचिन से ठंडे स्वर में कहा, तुम पूरे दिन खेल चुके हो, अंदर जाओ और छूटे हुए होमवर्क की भरपाई करो। लगता है और कुछ नहीं। बच्चा सुरक्षित वापस आ गया है, मैं अब जाता हूं। ऐसा कहकर मैं मुड़कर चलने लगा, लेकिन बाचिंग श्वांग लगातार मुझे घूर रही थी। इतनी तेज घूर रही थी कि मुझे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और अपनी चाल तेज कर दी। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, जिंग जुआन ने व्यंग्य किया, उसका स्वर दुश्मनी से भरा हुआ, तुम बार बार चेंचिन के सामने आ जाते हो। तुम ठीक ठीक क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने लाचार होकर समझाया, यह सच में सिर्फ संयोग था। मानो या न मानो, मैं गारंटी देता हूं कि अब मैं तुम सबसे दूर रहूंगा। मैं फिर कभी सामने नहीं आऊंगा। यह शब्द सुनकर चेंचिन की आंखों की चमक तुरंत फीकी पड़ गई। उसका छोटा चेहरा निराशा से भर गया। इसे देखकर मेरा दिल दुखा, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। उनसे दूर रहकर ही मेरा बेटा और मैं शांतिपूर्ण सुरक्षित जीवन जी सकते थे। चिकनी जुबान वाला, क्या तुम सोचते हो कि मैं सच में यकीन कर लूंगा? मैंने पिछली मुलाकात से ही जान लिया था कि तुम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम चेंचिन का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट बी के करीब पहुंचना चाहते हो ना? तुम जैसे सोने की खोज करने वाले आदमी मैंने बहुत देखे हैं। जिंग जुआन सिर से पैर तक उकसावे से भरा हुआ था। पहले की तरह जब भी बिंगुआंग के पास कोई दूसरा आदमी आता था, वो बेहद दुश्मन जैसा हो जाता था। हर तरकीब इस्तेमाल करके सब बिगाड़ देता था। मैं उसके साथ बहस करने की फिक्र नहीं करना चाहता था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, जो मानना है मान लो, मैं जा रहा हूं। ठीक उसी पल जो बिंगुआंग पूरी देर चुप थी, अचानक बोल पड़ी, अपने बगल के बॉडीगार्ड्स को आदेश देते हुए, इसे पकड़ कर रखो। मैं हताशा से छटपटाया।
उसे गुस्से से घूरते हुए। सनग्लासेस पहनने का कोई कानून नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता। पिछली दोनों बार पूरी तरह एक्सीडेंट थे। मुझे छोड़ दो। मैंने कहा था कि मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। जिंग जुआन ने मुस्कान बिखेरी और आगे बढ़ा। मेरा सनग्लासेस छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। सिर्फ शेडी लोग ही अपना चेहरा दिखाने से डरते हैं। देखते हैं तुम असल में कौन हो। तभी मेरा बेटा मेरे पीछे से दौड़कर बाहर निकला। उसने अपना छोटा सा शरीर बॉडीगार्ड के खिलाफ जोर से धकेला। उसके छोटे मुक्के जिंग जुआन पर बेतहाशा मारते और लाते चलाते हुए जोर से रोते हुए चिल्लाया, मेरे डैड को मत परेशान करो, दूर हटो। ऐसा कहकर उसने अपनी छोटी बाहें फैला दी, मुझे बचाते हुए जैसे कोई बहादुर छोटा जंगली जानवर। जैसे ही जिंग जुआन और बॉडीगार्ड्स ने मेरे बेटे का चेहरा साफ देखा, वे सभी स्तब्ध रह गए। वे शौक में चिल्लाए, यंग मास्टर। हलचल सुनकर बाचिंग श्वांग ने सिर घुमाया। जैसे ही उसने मेरे बेटे को देखा, वो पूरी तरह जाम हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें शौक और अविश्वास से भर गई। चेंचिन ने नानी से अपना हाथ जोर से छुड़ा लिया और दौड़कर आकर मुझे बचाने लगा। अपनी बाहें फैलाकर मुझे बचाते हुए जोर से चिल्लाया, किसी को भी उसे चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं। उन्हें चोट पहुंचाना मतलब मुझे चोट पहुंचाना। दो बिल्कुल एक जैसे छोटे छोटे आकृतियां मेरे बाएं और दाएं खड़ी होकर मुझे ढाल बनाए हुए। सब पूरी तरह स्तब्ध थे। दो यंग मास्टर क्यों हैं? जिंग जुआन भी पूरी तरह हैरान था। उसकी मुस्कान उसके होठों पर जाम सी गई। उसकी आंखें पूरी तरह हैरानी से भरी हुई थी। जहां तक मेरा सवाल था, मैंने बहुत साफ देखा। बाचिंग श्वांग ने अपनी संयम खो दिया। वो सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखें अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। बेशक उसे पता था, ये दोनों बच्चे उसके अपने गर्भ से जन्मे थे, उसके अपना खून थे। मैंने हल्की सी सांस ली। अब और छिपना नहीं। मैंने धीरे से हाथ उठाकर अपना सनग्लासेस उतार दिया। मेरा चेहरा देखकर जिंग जुआन तुरंत शौक में चिल्लाया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। बिंगुआंग जल्दी से मेरी ओर बढ़ी, कांपते हाथ बढ़ाते हुए, मेरे चेहरे को छूना चाहती हुई। लेकिन जब उसने मेरी ठंडी नजर देखी तो उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी आंखें अभी भी मेरे चेहरे से हट नहीं पा रही थी। पिछले 5 सालों की लालसा और पीड़ा लिए हुए, लू जिंगुआन, मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रही हूं। बस यही एक वाक्य सुनकर मेरा बेटा मुझे कंफ्यूजन से देखने लगा। फिर बाचिंगवांग की ओर देखा। उसका छोटा चेहरा पूरी तरह हैरानी से भरा हुआ था। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और छोटी सी आवाज में पूछा, क्या आप मेरे डैडी को जानती हैं मिस? बाचिंग श्वांग घुटनों के बल बैठ गई। उसके कांपते हाथों से उसने मेरे बेटे को प्यार से सहलाया। उसके आंसू आखिरकार अनियंत्रित होकर बहन निकले। उसकी आवाज रुंधी हुई और कांप रही थी। मैं आखिरकार तुम्हें देख पाई। तुम्हारी आंखें और भौहें बिल्कुल मौमी जैसी लगती हैं। मैंने ठंडी सी नाक भौं चढ़ाई। मेरा स्वर बर्फ जैसा ठंडा था। अब जब तुमने उसे देख लिया है तो हमें जाना होगा। ऐसा कहकर मैंने अपने बेटे का हाथ खींचा और जाने को तैयार हुआ। बॉडीगार्ड्स का एक समूह तुरंत आगे बढ़ाया। हमारा रास्ता रोकते हुए मैंने भौहें चढ़ाई, बिंगुआंग को ठंडे से घूरते हुए। इसका क्या मतलब है? बिंगुआंग ने अपनी यूजुअल ठंडी मुद्रा छोड़ दी, अपनी आवाज को बेहद नरम बनाते हुए। तुम 5 साल से छिपे हुए हो। अब जब हम आखिरकार मिल गए हैं, तुम फिर से जाना चाहते हो, अकेले अपनी ताकत पर। मेरे बस की बात नहीं थी कि आज मैं अपने बेटे को ले जा पाता। मैंने सिर घुमाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि तुम मुझे ढूंढ ही चुकी हो, अब छिपने का क्या फायदा? लेकिन हमारा सामान अभी पुराने घर पर है। मैं उसे लेने के लिए वापस ले जाऊंगा। बी चिंग जुआंग के लिए बी ग्रुप को इतनी ऊंचाई तक ले जाना, वो आसानी से धोखा खाने वाली नहीं थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसका स्वर बेहद दृढ़ था। लू जिंगुआन, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें ढूंढा है। अगर मैं तुम्हें फिर से भाग जाने दूं तो? जिंग जुआन तुरंत बीच में बोल पड़ा, मुझे उसके पीछे जाने दो। मैं उस पर और बच्चे पर नजर रखूंगा। वे भाग नहीं पाएंगे। बाचिंग श्वांग एक पल चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। मैंने राहत की सांस ली। जिंग जुआन ने उस समय मुझे जाने दिया था। शायद इस बार भी वो मेरी मदद कर देगा। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा, चेंचिन ने अचानक मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लिया। वो धीरे से बुदबुदाया, मैं भी जाना चाहता हूं। मैंने नीचे देखकर उसे प्यार से समझाया, अच्छे से रहो, मुझे पैकिंग खत्म करने दो, फिर मैं तुम्हें पिक करने वापस आऊंगा।
लेकिन चेंचन ने जिद्दी ढंग से सिर हिलाया। उसके छोटे चेहरे पर पूरी दृढ़ता दिख रही थी। नहीं, मैं तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूं। कोई चारा नहीं था। मैंने बिंग श्वांग की ओर देखा। हम पैकिंग करने जा रहे हैं। चेंचन को साथ ले जाना सुविधाजनक नहीं होगा। तुम उसे घर ले जाओ। किसने सोचा था कि बाचिंग श्वांग चेंचन को मेरी ओर धकेल देगी। उसने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, जिंग जुआन उसे बाद में वापस ले आएगा। रास्ते में दोनों छोटे लड़के मुझे घेर कर लगातार बड़बड़ा रहे थे। पूछ रहे थे कि वे बिल्कुल एक जैसे क्यों दिखते हैं, एक डैडी के साथ क्यों रहा और दूसरा मॉमी के साथ। मैंने आंखें बंद कर ली। सुनने का नाटक करते हुए मैं बिल्कुल भी बाचिंग श्वांग के पास वापस नहीं लौटना चाहता था। मैं फिर से अमीर परिवार के उलझे हुए ड्रामे में फंसना नहीं चाहता था। अगर मैं अब अपनी पहचान स्वीकार कर लूं तो दोनों बच्चों को बहुत दर्द होगा। जब मैं जवाब नहीं दे रहा था तो दोनों बच्चे जिंग जुआन से पूछने लगे। जिंग जुआन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर अचानक बोल पड़ा। उसका स्वर नफरत और कड़वाहट से भरा हुआ था। तुम वापस क्यों आए? मैंने उस समय तुम्हें रास्ता दे दिया था ताकि तुम दूर चले जाओ। क्या तुम्हें पता है, मैं उसके दिल को जीत नहीं वाला था। मैं सब कुछ पाने वाला था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले चेंचन की आंखें चौड़ी हो गई। उसका चेहरा कंफ्यूजन से भरा हुआ। अंकल जुआन, तुम क्या कह रहे हो? जिंग जुआन अचानक भड़क गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम छोटे हरामी, तुम्हें मेरा नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे तुम सबसे बहुत हो चुका है। चूंकि तुम पिता और बेटे आखिरकार मिल गए हो, तो आज तुम सब हमेशा के लिए गायब हो जाओ। मेरा दिल सिकुड़ गया। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होते ही मैंने तुरंत स्टीयरिंग व्हील पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। दोनों बच्चे कार में थे। मुझे उन्हें सुरक्षित रखना था, लेकिन जिक्सावान तैयार आया था। उसने सीट के नीचे से लोहे का हथौड़ा निकाला और जोर से मेरे कंधे पर मार दिया। एक असहनीय दर्द मेरे ऊपर छा गया। मेरी नजरें अंधेरी हो गई। मैं पीछे की सीट पर ढेर हो गया। मेरे कंधे पर घाव से खून बह रहा था। गर्म खून मेरे कपड़ों से रिसकर नीचे टपक रहा था। दोनों बच्चे आतंक से चीख पड़े। वे मेरे पास रेंग कर आए, अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे बहते घाव को दबाते हुए, रोते हुए चिल्लाते हुए, डैडी अंकल। मैंने अपनी आंखें जबरदस्ती खोली। जिंग जुआन के पागल चेहरे को देखते हुए मेरी आवाज थी, तुम पागल हो गए हो। भले ही तुम मुझे नफरत करते हो, वो बच्चा फिर भी उसका अपना खून है, बी फैमिली का वारिस। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो तुमसे नफरत करेगी? जिंग जुइन का चेहरा विकृत हो गया। ये दोनों छोटे हरामी उसके बच्चे होने लायक है। जब उसने उन्हें जन्म दिया था, मैं उन्हें गला घोंट कर मार देना चाहता था। बुरी बात यह कि वो उन पर इतनी कड़ी नजर रखती थी। अब मौका आखिरकार मिल गया है। जैसे ही मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, मैं उसके दुख में उसके पास रहूंगा और हक से अमीर एलिट बन जाऊंगा। बी फैमिली की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। सब जल्दी ही हकीकत बन जाएगा। ऐसा कहकर उसने कार को चट्टान की किनारे पर रोक दिया। उसकी आंखों में हत्या की मंशा भरी हुई थी। अब तुम्हें इस दुनिया से अलविदा कहने का समय आ गया है। अगले जन्म में मेरे रास्ते में मत आना। उसने कार का दरवाजा जोर से बंद किया और पीछे से पूरी ताकत से कार को चट्टान की ओर धकेला। भले ही दोनों बच्चे छोटे थे, वे जानते थे कि जिंग जुआन उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। मेरा छोटा बेटा चेंचन की शर्ट को कसकर पकड़े हुए था। उसके आंसू टूटे मोतियों की तरह बह रहे थे। खासकर चेंचन, उसके होंठ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। वो रोते हुए आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था। शायद उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जो अंकल जिक्सान हमेशा उन्हें कैंडी लाते थे, जो उनके साथ इतने प्यार से पेश आते थे, अचानक इस तरह का राक्षस बन जाएंगे। एक बुरा आदमी जो उनकी जान लेना चाहता है। मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर कांपते बच्चों को अपनी बाहों में खींच लिया। कार की हलचल से मेरी पीठ का घाव दर्द से चीरा जा रहा था। गर्म खून मेरे कपड़ों से रिसकर नीचे टपक रहा था। सीट पर गहरा धब्बा बनाते हुए मैं घुरघुराती आवाज में बार बार दोहरा रहा था, डरो मत, डैडी यहां है, डैडी यहां है, जबकि पूरी ताकत से कार का दरवाजा लात मार रहा था। खटाखट खटाखट धातु के टकराने की बहरी करने वाली आवाज सील्ड केबिन के अंदर गूंज रही थी, लेकिन दरवाजा जैसे वेल्ड हो गया हो बिल्कुल नहीं हिल रहा था। हर लात के साथ मेरी टखने में तेज दर्द उठ रहा था। खिड़की के बाहर चट्टान का नजारा साफ साफ दिख रहा था। ठंडी हवा छोटे छोटे कंकड़ों को शीशे पर मार रही थी, कर्कश आवाज कर रही थी। चट्टान के नीचे गहरा अंधेरा खाई था। मोटी धुंध जैसे विशाल काला मुंह हमें निगलने को तैयार।
जिंजिक स्वान के स्टीयरिंग व्हील पकड़े हाथों पर नसें उभर आई थी। उसके होंठों पर विकृत मुस्कान आ गई। उसका पैर गैस पेडल पर बेरमी से दबा हुआ था। कार की स्पीड भयानक तेज थी। कार इंच दर इंच चट्टान की ओर सरक रही थी। पीछे के पहिए पहले ही किनारे से लटक रहे थे, किसी भी पल गिर सकती थी। ठीक इसी सबसे नाजुक पल में दूर से एक विशालकाय इंजन की गर्जना गूंजी, घाटी की खामोशी को बिजली की तरह चीरती हुई। एक अंधा करने वाली हेडलाइट्स की रोशनी सीधे हमारी ओर आई, जिससे जिन स्वान को सहज रूप से आंखें सिकोड़नी पड़ी। फिर बैकिंगवांग की गुस्से भरी चीख हवा को चीरती हुई घाटी में गूंजी, निराशा, गुस्सा और आतंक से भरी हुई। हर शब्द में भारी वजन था। जिंगजुआन, तुम मेरे आदमी और मेरे बच्चों को छूने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। अगले ही सेकंड उसकी नीली कार तीर की तरह आगे बढ़ी, हमारी कार के साइड में जोर से टकराई। एक बाहरी करने वाली क्रैश की आवाज हवा में फैल गई। कार जोर से हिली। हमारी कार चट्टान के किनारे से दूर धकेल दी गई और जोर से जमीन पर गिर गई। जिंजिक स्वान बार बार पीछे हिचकोले खाता हुआ, टक्कर की भारी ताकत से बैलेंस खोकर। उसका चेहरा तुरंत मौत की तरह सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में घबराहट भर गई, जानते हुए कि उसका प्लान पूरी तरह फेल हो गया। वो अचानक घुमा, पहाड़ से नीचे अपनी जान बचाकर भागने लगा। बेतहाशा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ ही कदम चला था कि चारों ओर से पुलिस ने उसे घेर लिया। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी पास आए, बंदूकें ताने हुए, उनके चेहरे सख्त, चिल्लाते हुए, रुक जाओ, हाथ ऊपर करो, हम पुलिस हैं। जिंजिक स्वान ने हार मानने से मना कर दिया। वो पागलों की तरह छटपटाया, मुक्के मारकर विरोध करता रहा, लेकिन जल्दी ही अधिकारियों ने उसे काबू में कर लिया। एक ठंडी क्लिक की आवाज हुई। हथकड़ियां उसके कलाई पर कसकर बंद हो गई। उसकी सारी जंगली महत्वाकांक्षाएं, उसकी ईर्ष्या और उसकी पागलपन को कैद कर लिया। उसने बिंगुआंग की ओर ऊपर देखा। उसकी आंखें नफरत और कड़वाहट से भरी हुई। वो चिल्लाया, चिंगुआंग, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम इस बेचारे गरीब लूजर की मदद क्यों कर रही हो? बिंगुआंग ने उसे एक नजर भी नहीं दी। उसकी आंखें पूरी तरह से कार में फंसे मुझे और बच्चों पर टिकी हुई थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। वो दौड़ती हुई आई, मेरा नाम पुकारते हुए। उसकी आवाज कांप रही थी, रोने के साथ, लू जिंगुआन, लू जिंगुआन, संभाल कर रहो। क्या बच्चे ठीक है? अगले ही सेकंड जिंजिक स्वान को पुलिस ने जमीन पर दबा दिया। उसकी कलाई पर हथकड़ियां चांदनी में तेज चमक रही थी। वो अचानक सिर पीछे करके जोर से हंसने लगा, एक उदास और पागल जैसी आवाज। लू जिंगुआन, क्या तुम सोचते हो कि तुम जीत गए? क्या तुम्हें पता है, 5 साल पहले जब तुमने उस बच्चे को ले लिया था, मैंने उसके डायपर में कुछ डाल दिया था, ऐसा कुछ जिसका तुम कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। बिंगुआंग अचानक मुड़ी और जोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? जिंगजुआन के मुंह के कोने से खून टपक रहा था। वो और भी पागलों की तरह हंसने लगा। मैं नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम सब अपनी पूरी जिंदगी डरते हुए बिताओ। हा। बैंग ने मेरी ओर देखा। उसका चेहरा मौत की तरह सफेद था। वो पागलों की तरह दोनों बच्चों के कपड़ों में खोजने लगी, उनके डायपर बार बार चेक करती हुई, लेकिन उसे बिल्कुल कुछ नहीं मिला। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने आखिर क्या डाला था? मेरी पीठ का घाव इतना दर्द कर रहा था कि मेरी नजरें अंधेरी हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा कि हमें पहले बच्चों को अस्पताल ले जाकर पूरी जांच करवानी होगी। एम्बुलेंस में मैं उनके परिचित छोटे चेहरों को देख रहा था। वो वाक्य मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। अस्पताल पहुंचने पर बैकिंगवांग ने अपनी सारी कनेक्शंस का इस्तेमाल किया। उसने उन्हें आधी रात में पूरी बॉडी एक्सरे करवाई, खून में जहर की जांच करवाई, और इंसान के बस में जो कुछ भी हो सकता था वो सब किया। 4 बजे सुबह तक रिपोर्ट आ गई। सब कुछ पूरी तरह नॉर्मल था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे दिल में कांटा अभी भी नहीं निकला था। बिंगुआंग हॉलवे में बेंच पर बैठी, अपना सिर हाथों में लिए हुए। उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें खरगोश की तरह लाल थी। उसकी आवाज घुरघुरा रही थी, मैं सॉरी, ये सब मेरी गलती है। मैं काफी देर तक चुप रहा। आखिरकार मैंने सिर्फ इतना कहा, पहले रिकवर करने पर फोकस करें, बाद में बात करेंगे। मेरी कसी हुई नसें अचानक ढीली पड़ गई। मेरी पीठ और कंधे का दर्द सुनामी की तरह आ गया। घाव पूरी तरह खुल गया था।
मेरा शर्ट खून से भीग गया था। मेरी नजरें धुंधली होने लगी और अंधेरी हो गई। दोनों बच्चों के रोने की आवाज दूर होती गई। मुझे लगा कि मेरी ताकत खत्म होती जा रही है। जैसे ही मैंने पूरी तरह आंखें बंद की, मैंने सिर्फ बाचिंग श्वांग को स्ट्रेचर की ओर झपटते हुए देखा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। पूरी तरह आतंक लिखा हुआ था। वो लगातार मेरा नाम पुकार रही थी। उसकी आवाज टूट गई थी, इतनी घुरघुराती कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। जल्दी डॉक्टर बुलाओ, इसे तुरंत सेंट्रल अस्पताल ले जाओ। सबसे अच्छे डॉक्टर्स, सबसे अच्छी दवाएं। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके हाथ भी कांप रहे थे। वो बच्चों को भी स्थिर नहीं रख पा रही थी। मेरे बच्चे, मेरे आदमी, उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उनके साथ कुछ हुआ तो मैं सबको अपनी जान से कीमत चुकाऊंगी। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो चमकती सफेद रोशनी ने मुझे सहज रूप से आंखें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। मेरा पूरा शरीर दुख रहा था और पूरी तरह थका हुआ महसूस हो रहा था। मेरी पीठ और कंधे के घाव दर्द से धड़क रहे थे। हर सांस घाव को और बढ़ा रही थी। इतना दर्द कि मैंने ठंडी हवा खींच ली। मैंने धीरे से सिर घुमाया। मेरे बगल में 2 अस्पताल बेड्स पर, हर बेड पर एक बच्चा गहरी नींद में सो रहा था। मेरा बड़ा बेटा और चैनचिन मेरे ठीक बगल में लेटे हुए थे। उनके मुंह के कोनों पर अभी भी सूखे आंसुओं के निशान थे। उनकी सांसें स्थिर और समान थी। उन्हें इतना शांत देखकर मेरा दिल पूरी तरह नरम हो गया। जब तक वे ठीक है, मुझे जो भी चोट आई वो इसके लायक थी। मैंने धीरे से हाथ उठाया, उनके छोटे सिरों को सहलाना चाहा, लेकिन मैंने थोड़ा तेज हिलाया। फिर से मेरी पीठ में तेज दर्द उठा। ठंडा पसीना तुरंत निकल आया। तभी अस्पताल के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। बाचिंग अंदर आई। उसकी आंखें पूरी तरह खून से लाल थी। वो जाहिर तौर पर पूरी रात जागी हुई थी। वो अभी भी कल वाली अस्त व्यस्त सूट पहने हुए थी। उसके बाल बेतरतीब तरीके से बंधे हुए थे। उसकी यूजुअल घमंडी मुद्रा गायब थी। उसकी जगह थकीहारी नजर आई थी, नरम और सतर्क, जैसे ही उसे पता चला कि मैं जाग गया हूं। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं, जैसे उसने पूरी दुनिया की रोशनी देख ली हो। वो तेजी से बेड की ओर आई। उसकी हरकतें बेहद नरम थी, मुझे चोट पहुंचने से डरती हुई। उसकी आवाज नरम थी, हिचकिचाती और टटोलती हुई। तुम जाग गए, कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हें हल्का सा कंक्शन हुआ है। तुम्हारी पीठ पर बड़े घाव और सॉफ्ट टिश्यू डैमेज है। तुम्हें बहुत आराम करना चाहिए। बिल्कुल अचानक हरकत मत करना। बच्चों के बारे में मैंने पीडियाट्रिक्स के हेड से उनकी पूरी जांच करवाई। वे बस थोड़े डर गए थे। उन पर एक भी खरोंच नहीं है। उसकी विनम्र, लगभग गुलाम जैसी मुद्रा को देखकर पिछले 5 सालों में दबे हुए मेरे सारे यादें सुनामी की तरह मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कल ही हुआ हो। मूल रूप से मैं दूर के गांव का गरीब छात्र था। मेरा परिवार बेहद गरीब था। मैं ट्यूशन भी नहीं भर पाता था। हर दिन मैं सिर्फ सादी भाप वाली ब्रेड चबाता। मुझे पूरा भोजन भी नहीं मिलता था। बैकिंग श्वांग ही थी जिसने संयोग से चैरिटी स्पॉन्सरशिप के दौरान मेरी स्थिति लिस्ट में देखी। मेरी मेहनत से प्रभावित होकर उसने खुद आगे बढ़कर मुझे पूरी तरह स्पॉन्सर किया। मुझे गांव से शहर लाई। मुझे अच्छा जीवन दिया। मुझे सबसे अच्छा पढ़ाई का माहौल दिया, जिससे मुझे अगले भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ी और मैं पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सका। उसकी मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए मैंने अपनी जान लगाकर पढ़ाई की। मैं एक पल भी आलसी नहीं बना। हर दिन मैं क्लास में सबसे पहले पहुंचता और आखिर में निकलता। मैं देर रात तक पढ़ता, एक पल भी ढीला नहीं पड़ता। आखिरकार शानदार ग्रेड्स के साथ मैं हाई एंड डिजाइन के मेजर में एडमिशन लेने में सफल हुआ, जिसकी बी ग्रुप को सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने कसम खाई थी कि ग्रेजुएशन के बाद मैं खुद को उसके लिए समर्पित कर दूंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसकी मेहरबानी चुकाने में बिताऊंगा। हर दिन साथ बिताऊंगा। उसके प्रति मेरे भावनाएं धीरे धीरे शुरुआती कृतज्ञता और सम्मान से गहरी अनियंत्रित प्यार में बदल गई। लेकिन मुझे अपनी हैसियत का अच्छे से पता था। हमारे बीच का फर्क बहुत ज्यादा था। वो ऊंची सोसाइटी की ऊंची छोटी प्रिंसेस थी, बी फैमिली की इकलौती वारिस, बेहद धन और ताकत रखने वाली, जबकि मैं बिना किसी चीज का मालिक वाला लड़का था। बस गांव का गरीब बच्चा। मैं उसके बिल्कुल लायक नहीं था। इसलिए मैंने हमेशा ये भावनाएं अपने दिल में गहरे छुपाकर रखी। मैं उन्हें बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं ज्यादा करीब आने की हिम्मत नहीं कर सका। मैं सिर्फ उसके बगल में खड़ा होकर चुपचाप उसे बचाता रहा।
जब तक बाचिंग श्वांग खुद मेरे पास नहीं आई। एक चमकते तारों वाली रात में, शर्म से लाल चेहरा लिए, उसकी आंखें शर्मीली और दृढ़ दोनों, उसने कांपते हुए मेरे होठों पर किस किया और मुझे अपना प्यार कबूल किया। उसने कहा कि उसे मुझसे प्यार है, वो हमारी हैसियत के फर्क की परवाह नहीं करती। उस रात हम साथ थे। मैंने सोचा था कि मैं आखिरकार खुशी पा लिया हूं। मैंने सोचा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अगले ही दिन जब वो मुझे भी फैमिली विला ले आई, उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। वो कभी गर्म कभी ठंडा, ठंडा और दूर। उसने मेरे जैसी ही एक और स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट जीन जिक्सवान को भी बढ़ावा दिया। उसे मेरे साथ मनमानी करने की छूट दे दी। कई बार मैंने उसे ढूंढकर पूछा कि क्यों। मुझे सिर्फ एक सफाई चाहिए थी, लेकिन वो हमेशा मुझे टाल जाती। वह या तो नौकरों से मुझे दरवाजे पर रोकवा देती या फिर पीठ घुमाकर चली जाती। मुझे कभी बोलने का मौका नहीं देती। मुझे समझ नहीं आता था कि रातों रात क्या हो गया जिससे वो मेरे प्रति इतना बदल गई। एक नरम प्रेमिका से पूरी तरह अजनबी बन गई। ये तब तक नहीं समझ आया जब तक बाचिंग श्वांग गर्भवती नहीं हो गई। मैंने सोचा कि बच्चे होने से हमारे बीच का फासला पूरी तरह मिट जाएगा। वो मेरे पास वापस आएगी, हम फिर से एक पूरा घर बसाएंगे। लेकिन ये सब मेरी खुद की मनमानी कल्पना थी। एक दिन अचानक उसने किसी को आदेश दिया कि मुझे भी फैमिली विला के बेसमेंट में बंद कर दो। मुझे बाहर नहीं निकलने दिया। किसी को मुझसे बात करने की इजाजत नहीं थी। पूरी तरह बाहर की दुनिया से अलग कर दिया। बेसमेंट अंधेरा और नम था। दीवारों से पानी रिसता रहता था। कोनों में पुराने कार्डबोर्ड बॉक्सेस पड़े थे। मिल्ड्यू की बदबू मार रही थी। रात में इतनी खामोशी होती कि मैं सिर्फ अपनी सांस और दिल की धड़कन सुन सकता था, जैसे कोई जमी हुई जेल। मैं इसे बार बार अपने दिमाग में दोहराता, याद करता कि जब वो मेरा नाम पुकारती तो कितनी नरम लगती थी। याद करता कि जब उसने अपना प्यार कबूल किया तो कितनी दृढ़ थी। आंसू चुपचाप ठंडी कंक्रीट फर्श पर गिरते, एक छोटा नम धब्बा बनाते हुए मेरा दिल धीरे धीरे सूखता गया और टुकड़े टुकड़े होकर सुन्न होता गया। मुझे नहीं पता कितना समय बीता। जिन जिक्सवान सहजता से दरवाजा खोलकर अंदर आया, दरवाजे के चौखट पर टेक लगाकर, उसके होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान, घमंडी और तिरस्कार भरी नजरों से मुझे नीचे देखते हुए जैसे कोई चींटी देख रहा हो। लू जिंगवान सपने देखना बंद करो। किंग श्वांग ने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। उसके लिए तुम सिर्फ एक पल की नवीनता थे, जब बोर हो गई तो फेंक देने लायक। मैं तुम्हें बताता हूं, उसने बच्चे को जन्म दे दिया है। जुड़वा लड़के, बी फैमिली को अब वारिस मिल गए हैं। तुम जैसे बेचारे गरीब लूजर को अपनी जगह पता होनी चाहिए। उसकी दुनिया से निकल जाओ। यहां आंखों में खटकना बंद करो। मैंने मुट्ठियां कस ली। मेरे नाखून इतनी जोर से हथेली में गड़े कि खून निकल आया। मैंने उसे घूरते हुए मांगा, चिंग जुआंग कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। मैं खुद उससे पूछना चाहता हूं। जिंग जुआन ने नाक भौं चढ़ाई, उसकी आंखों में पूरा तिरस्कार। उसे देखना? क्या तुम सोचते हो कि तुम लायक हो? वो अभी तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम्हें देखकर उसे उबकाई आने लगती है। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा, तुम कभी जिंग सिटी वापस नहीं आओगे। तुम उसके सामने फिर कभी नहीं आओगे, वरना मैं सुनिश्चित करूंगा कि न तुम और न तुम्हारा बच्चा जिंदा बच पाए। मैंने क्या कहा? अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए मुझे मजबूरन समझौता करना पड़ा। अपना घमंड निगलकर, अपमान सहते हुए, बाचिंग श्वांग की प्रसव के बाद की कमजोरी का फायदा उठाकर, जिन जुआन की व्यवस्था के तहत मैंने अपने जुड़वा बेटों में से एक को उठाया और उसने जो रास्ता दिया था उसके अनुसार जिंग सिटी से रातों रात भाग गया। विदेश जाकर गुमनाम और एकांत जीवन जीने लगा। ट्रेन में मैं स्वैडलिंग कपड़ों में लिपटे छोटे बच्चे को गोद में लिए, पटरियों की लयबद्ध आवाज सुनता हुआ, खिड़की से गुजरते नजारे देखता हुआ, नहीं जानता भविष्य हमें कहां ले जाएगा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, इस बच्चे को अच्छे से बड़ा करूंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी कभी अतीत का जिक्र नहीं करूंगा। मैं बिंग श्वांग के जीवन में दखल नहीं दूंगा। मैं बस शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था। अब इस अस्पताल के बेड पर लेटे हुए मेरे सामने थकीहारी और विनम्र बाई चिंगवांग को देखकर पिछले 5 सालों में दबे सारे गिले शिकवे, नाराजगी, भ्रम और दर्द अचानक फट पड़े। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने अपनी कमजोर देह को सहारा देकर थोड़ा उठकर बैठने की कोशिश की। मेरी पीठ का घाव इतना दर्द कर रहा था कि ठंडा पसीना छूट गया। मैं सीधे उसकी आंखों में देखते हुए शब्द दर शब्द, हर अक्षर में 5 सालों में
दबी हड्डी चीर देने वाली ठंडक और दर्द लिए। बिंग श्वांग, अगर उस समय तुम मुझे इतना नफरत करती थी, अगर तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तो तुमने पहले मेरे पास क्यों आई? तुमने पहले मुझे किस क्यों किया? फिर पीठ घुमाकर मेरे साथ गर्म ठंडा क्यों किया? क्या तुम्हें पता है कि उस समय मैं कितनी बुरी तरह जी रहा था? लोग मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते थे। वे मुझे गांव का लड़का कहते थे जो सोशल लैडर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, अमीर परिवार में शादी करने के भ्रम में जी रहा है। मैं तुम्हारे लिए उन सारी अपमानों को सह सकता था, मैं सब सह सकता था, लेकिन तुमने मुझे उस अंधेरे नम बेसमेंट में बंद क्यों करवा दिया? मुझे वहां सड़ने के लिए छोड़ दिया? चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, उसकी कोई परवाह नहीं की। मुझे सच में समझ नहीं आता, अगर तुम मुझे इतना नफरत करती थी, अगर तुम्हें मेरा चेहरा देखना भी बर्दाश्त नहीं होता था, तो तुमने 5 साल पहले मुझे जाने क्यों दिया? और पिछले 5 सालों से तुम मुझे इतनी हताशा से क्यों ढूंढ रही हो? तुम आखिर चाहती क्या हो? हर सवाल वाला शब्द चाकू की तरह बाचिंग के दिल में जोर से घुस रहा था। उसका चेहरा तुरंत मौत की तरह सफेद पड़ गया। उसका शरीर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए। उसने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे, लगातार कांप रहे थे। उसकी आवाज रुंध गई। नहीं लू जिंगुआन, ये तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार कभी नहीं बदला। ये सब जिंग जुआन का किया धरा था। वो बहुत समय से मुझे चाहता था और उसे तुम पर मेरे प्यार की ईर्ष्या थी, इसलिए उसने हर गंदी चाल चली। उसने सावधानी से प्लान बनाकर तुम्हें फंसाया। उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जाली बनाई। वो रिकॉर्डिंग लेकर मेरे पास आया। उसमें तुम्हारी आवाज को जोड़कर बनाए गए शब्द थे कि तुम मुझसे प्यार के लिए नहीं बल्कि बी फैमिली के पैसे के लिए आए थे, बी ग्रुप की संपत्ति चुराने के लिए, कि तुम हमेशा साजिश रचते थे मुझे नुकसान पहुंचाने की, मुझे बिना दफन किए मरने के लिए छोड़ देने की। उस समय मैं गुस्से और डर दोनों से भरी हुई थी। मैं विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन जिंजिक्सवान द्वारा बनाई गई रिकॉर्डिंग बहुत सच्ची लग रही थी। उसमें एक भी कमी नहीं थी। मैं ईर्ष्या और डर से अंधी हो गई थी, लेकिन दिल के अंदर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती थी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैंने तुम्हें बेसमेंट में बंद करके अपने पास रखना चाहा। मैंने सोचा था कि जब तक तुम मेरे पास रहोगे, तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। उस बेसमेंट में जो हुआ वो मेरी पूरी जिंदगी की सबसे ज्यादा पछतावे वाली बात है। बाद में जब तुम भाग गए और मेरी दुनिया से पूरी तरह गायब हो गए, मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढती रही। मैंने पूरी दुनिया ढूंढी। मैंने भी फैमिली की सारी कनेक्शंस, सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया, लेकिन तुम्हारा एक भी सुराग नहीं मिला। मैंने यहां तक सोचा कि अगर तुम सच में मेरे पैसे के पीछे थे, अगर तुम सच में भी फैमिली की संपत्ति के पीछे थे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी फैमिली की सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगी, बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ। इस बार जब जिंजिक्सवा ने कहा कि वह तुम्हें और बच्चों को वापस लाना चाहता है, मुझे बेचैनी हुई। मुझे बस बुरी आशंका हो रही थी। मैंने उसे अपनी कार ड्राइव करने को कहा। मेरी कार में रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा है जो सीधे मेरे फोन से कनेक्टेड है। उसने कार में जो कुछ भी कहा मैंने सब साफ साफ सुन लिया। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और यहां पहुंच गई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, मुझे तुम्हें बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। मैं एक सेकंड के लिए भी तुम सबको हमेशा के लिए खोने ही वाली थी। मैं सच में सोच भी नहीं सकती कि तुम लोगों के बिना मैं कैसे जीती। उसकी आवाज रुंध गई। वो इतना रो रही थी कि बोल नहीं पा रही थी। आंसू टपकटपक कर मेरी हाथ की पीठ पर गिर रहे थे। गरम गरम। उसने हाथ बढ़ाया, मेरा चेहरा छूना चाहा, मेरे चेहरे से ठंडा पसीना पोंछना चाहा, लेकिन सावधानी से अपना हाथ पीछे खींच लिया, डरते हुए कि मैं उसे ठुकरा दूंगा, डरते हुए कि मुझे उससे घिनाएगी, डरते हुए कि मैं उसे फिर से दूर धकेल दूंगा। उसने मुझे देखा। उसकी आंखें विनती, पछतावे और विनम्रता से भरी हुई। उसकी आवाज पंख की तरह हल्की, हताश उम्मीद लिए हुए। लू जिंगुआन, पिछली गलतियां सब मेरी थी। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें इसका बदला चुकाने में बिताने को तैयार हूं। बच्चों को भी मैं खुशी खुशी कुछ भी करूंगी। हम चारों का परिवार अब से अच्छा जीवन जिएगा, ठीक है? मैं फिर कभी जिद्दी नहीं बनूंगी और दूसरों की जहर भरी बातें नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हें ठीक से प्यार करूंगी। मैं अपने दोनों बच्चों को ठीक से प्यार करूंगी। मैं तुम सबको एक पूरा खुशहाल और गर्मजोशी भरा घर दूंगी, ठीक है? मैंने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके स्पर्श से बचते हुए मैंने अपने जुड़वा बेटों के परिचित छोटे चेहरों को प्यार से सहलाया। मेरा दिल बर्फ की तरह ठंडा था। मेरा स्वर शांत था, लेकिन अटल दृढ़ता लिए हुए। बाई चिंगवांग, तुम्हारे प्रति मेरा प्यार बहुत पहले ही 5 सालों की गलत हमियों से, 5 सालों की तकलीफ से, 5 सालों की छिपन से,
5 सालों की लालसा से घिस गया है। कुछ भी नहीं बचा है और उसे फिर कभी नहीं ढूंढा जा सकता। अभी का मैं कुछ नहीं चाहता और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस अपने बच्चों के साथ अच्छा जीवन जीना चाहता हूं, सुरक्षित और सही, शांत और खामोश, सरल और खुश। बस इतना काफी है। जैसे ही मैं बोलकर चुप हुआ, दोनों बच्चे जैसे हमारी आवाजों से जाग गए। वे नींद में आंखें खोलने लगे। मुझे जागा हुआ देखकर वे तुरंत जाग गए। उनकी आंखें चमक उठीं और खुशी से मेरी बाहों में कूद पड़े। उनके गर्म छोटे शरीर, नरम और लिपटने लायक, वे प्यारी बचकानी आवाजों में साथ में पुकारे, डैडी, डैडी यहां है। मैं खुशी से हर एक को जवाब देते हुए उन्हें कसकर अपनी बाहों में भींच लिया। मेरी नाक में जलन हुई, मेरी आंखें गर्म हो गई, मेरा दिल गर्म और दुख भरा दोनों था। चेंचन आज्ञाकारी ढंग से अपना चेहरा मेरी छाती में छुपा लिया। उसका छोटा चेहरा असुरक्षा और डर से भरा हुआ। लाल आंखों से उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। रोते हुए फुसफुसाया, डैडी क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम चेंचन को अब नहीं चाहते? चेंचन बहुत अच्छा बनेगा। चेंचन तुम्हारी बात मानेगा। मैं अच्छे से पढ़ूंगा। मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। मैं एक पल चुप रहा, उसकी उम्मीद भरी लेकिन डरी हुई आंखों को देखकर। मेरा दिल पिघल गया, लेकिन मैंने फिर भी धीरे से सिर हिलाया। कुछ रास्ते तुम्हें अकेले ही चलने पड़ते हैं, कुछ दर्द तुम्हें खुद ही सहने पड़ते हैं। चेंचन के आंसू तुरंत गिरने लगे, टूटे मोतियों की तरह एक एक कर। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, हताशा से विनती करते हुए। उसकी आवाज रुंध गई, डैडी क्या तुम चेंचन को अपने साथ ले जा सकते हो? मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं अपने छोटे भाई के साथ खेलना चाहता हूं। मैं तुम्हें हर रोज देखना चाहता हूं। ऐसा कहकर उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बाचिंग की ओर देखा। उसके छोटे चेहरे पर साफ गंभीरता और दृढ़ता थी। वो फुसफुसाया, मॉमी क्या मैं कुछ समय डैडी के साथ रह सकता हूं? मैं अच्छा बनूंगा और उनकी बात मानूंगा। मैं डैडी को गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैंने सोचा था कि बाचिंग श्वांग विरोध करेगी, कि वो पहले की तरह जोर से मना कर देगी, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए हाँ कर दी। उसकी आंखें लाल थी, उसकी आवाज बेहद नरम थी। ठीक है, मॉमी तुम्हें डैडी के साथ जाने की इजाजत देती है। मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने आऊंगी। मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लाऊंगी और तुम्हारे साथ खेलूंगी। ठीक है। फिर वो मेरी ओर मुड़ी, उसकी आंखें उम्मीद और विनम्रता से भरी हुई, सावधानी भरी विनती लिए हुए। उसकी आवाज बहुत नरम थी, डरते हुए कि मैं चौंक जाऊंगा। लू जिंगवान मुझे भी अपने साथ ले चलो। ठीक है, मैं बच्चों की देखभाल तुम्हारे साथ करना चाहती हूं। मैं उन्हें एक पूरा घर देना चाहती हूं। मैं अपनी गलतियों की भरपाई करना चाहती हूं। मैं तुम्हें ठीक से प्यार करना चाहती हूं। मैंने उसे देखा और धीरे से सिर हिलाया। मेरा स्वर दृढ़ था, कोई समझौते की गुंजाइश नहीं। मैं सॉरी, मैं नहीं कर सकता। उसका शरीर अचानक लड़खड़ा गया, उसका चेहरा और भी सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से अस्पताल के बेड का किनारा पकड़ लिया, बस खड़ी रहने के लिए। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई। सिर्फ निराशा, दुख और हताशा रह गई। अस्पताल में पूरी एक हफ्ते रिकवर करने के बाद मेरा शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया। डिस्चार्ज वाले दिन बाचिंग श्वांग अस्पताल बहुत जल्दी पहुंच गई, मेरे सामान पैक करने में मदद करने। पूरे प्रोसेस में वो बेहद सतर्क थी। एक भी अनावश्यक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी, एक भी अनावश्यक हरकत करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। डरते हुए कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, डरते हुए कि मैं फिर से गायब हो जाऊंगा। डिस्चार्ज होने के बाद चेंचन और मैं उसके सामान लेने भी फैमिली विला गए। उस परिचित नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोला। लिविंग रूम का क्रिस्टल झूमर उतना ही चमकदार था, बहुत भव्य, लेकिन अब उसमें पहले जैसी दम घोंटने वाली ठंड और साजिश की माहौल नहीं था। उसमें थोड़ी जिंदगी की सांस आ गई थी, एक स्पर्श, पूरा नरमपन, जैसे एक खुश छोटा पक्षी। वो कूदता हुआ ऊपर बेडरूम की ओर गया। बहुत जल्दी एक छोटा टेडी बियर गले लगाए हुए, जिसे धो धो कर रंग फीका पड़ गया था। वो नीचे दौड़ कर आया। बियर का कान थोड़ा फटा हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल साफ धुला हुआ था और बेहद अच्छे से रखा हुआ। बियर को मेरी ओर उठाते हुए उसका छोटा चेहरा खुशी और गर्व से भरा हुआ। डैडी देखो, ये वही टेडी बियर है जो तुमने उस समय चुपके से मेरे साथ रख दिया था। मैंने इसे हमेशा अपने पास रखा। मैं हर रात इसे गले लगाकर सोता हूं। मैं इसे कभी खोया नहीं।
मैं एक पल जाम रह गया। धूल भरी यादें वापस लौट आई। याद आया जब चिनचिन अभी जन्मा ही था, जब नौकर ध्यान नहीं दे रहे थे। महंगे आयातित खिलौनों के ढेर में से मैंने सबसे नरम, सबसे आरामदायक और सबसे साधारण बियर चुना और चुपके से उसके स्वैडल में रख दिया। उम्मीद थी कि ये उसके साथ बड़ा होगा और उसे थोड़ी गर्मजोशी देगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5 साल बाद भी उसने इसे संभाल कर रखा होगा, इसे खजाने की तरह संभाल कर। बिंग श्वांग हमारे पीछे पीछे आई और चुपचाप बेडरूम में चली गई। उसने अलमारी खोली, चिनचिन के कपड़े एक एक करके निकाले, उन्हें अच्छे से मोड़ा और सावधानी से छोटे बियर प्रिंट वाले सूटकेस में पैक करने लगी। पूरे प्रोसेस में उसकी हरकतें बहुत नरम थी। वो एक शब्द भी नहीं बोली, बस उसकी आंखें लाल थी, आंसुओं से भरी हुई, लेकिन वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। हमारे छोटे घर वापस लौटकर, भले ही वो सिर्फ छोटा सा 3 बेडरूम वाला अपार्टमेंट था, न बड़ा था न भव्य, बी फैमिली विला की लग्जरी नहीं थी, लेकिन हर जगह गर्मजोशी भरी हुई थी, जिंदगी की सांस से भरा हुआ, सरल लेकिन खुश। चिनचिन के आने के बाद से घर हर दिन हंसी से गूंजता रहता। दोनों बच्चे एक दूसरे के पीछे दौड़ते, खिलौनों से साथ खेलते, एक साथ कार्टून देखते, स्नैक्स शेयर करते, स्कूल जाते और साथ वापस आते। भाइयों के बीच का बंधन हर दिन मजबूत होता जा रहा था, छाया और रूप की तरह अटूट। खून का रिश्ता सच में ऐसा है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। खून का रिश्ता सच में ऐसा है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। उस सुबह जैसे ही मैं नाश्ता टेबल पर लाया, दोनों भाई दौड़ते हुए आए, सबसे बड़ा फ्राइड अंडा लेने के लिए लड़ते हुए, चिल्लाते हुए, मुझे डैडी के लिए बचाना है। डैडी इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें सबसे बड़ा पीस खाना चाहिए। डैडी सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। शाम को जब मैं काम से घर आया, दोनों बच्चे फिर से मेरी बाहों में कूद पड़े, मेरी टांगों को गले लगाते हुए, लाड करते हुए, मुझे किंडरगार्टन में हुई सारी मजेदार बातें बताते हुए। टीचर जांग ने किसकी तारीफ की, किसने नए दोस्त बनाए। रात को जब मैं सोफे पर बैठा, दोनों बच्चे मेरे दोनों तरफ टेक लगाकर मुझसे बेड टाइम स्टोरी सुनाने की जिद करते। एक कहानी सुनने के बाद दूसरी की मांग करते, जब तक उनकी पलकें भारी न हो जाएं और वे नींद से लड़ नहीं पाए। आखिरकार आज्ञाकारी ढंग से अपने बेडरूम में जाते, बहुत प्यारे लगते हुए। बाचिंग श्वांग हर हफ्ते बच्चों से मिलने आती। मैंने उसे नहीं रोका। आखिरकार वो उनकी जैविक मां है। भावनात्मक और तार्किक रूप से मुझे मना नहीं करना चाहिए। बच्चे मां के प्यार के बिना नहीं रह सकते। हर बार जब वो आती, वो ढेर सारी चीजें लाती। बच्चों को पसंद के स्नैक्स, ताजा आयातित फल, सुंदर नए कपड़े, खिलौने, कॉमिक बुकें, स्टेशनरी। घर के अलमारियों को भर देती। वो खुद आगे बढ़कर खाना बनाती, कमरे साफ करती, घर साफ करती, सब कुछ व्यवस्थित और चमकदार साफ। उसका खाना बनाना शानदार है। डिशेस मेरे और बच्चों के स्वाद के बिल्कुल सूट करती है। उसमें अब सालों पहले वाली घमंडी हवा नहीं रही। वो ठंडी लेकिन नरम, सक्षम और विचारशील, बिल्कुल एक सामान्य मां की तरह। हर बार जब वो जाने वाली होती, वो जाने का दिल नहीं करती। दरवाजे पर खड़ी दोनों बच्चों को खेलते देखती, बहुत देर तक देखती, उसकी आंखें अनिच्छा और लालसा से भरी हुई। जब बच्चे हाथ हिलाकर अलविदा कहते तभी वो मुड़कर जाती, हर कदम पर रुकते हुए। उसकी पीठ अकेली और खोई हुई लगती। मुझे पता है कि वो धीरे धीरे बदल रही है, अच्छी मां बनना सीख रही है, बच्चों के साथ अपनी कमियों की भरपाई करना सीख रही है और मेरे साथ किए गए दर्द की भरपाई भी सीख रही है। बस कुछ घाव एक बार लग जाएं तो वे कभी पहले जैसे नहीं हो सकते। बच्चों का पालन पोषण पिता के बिना नहीं हो सकता, मां के बिना भी नहीं। भले ही मैं उसकी पिछली गलतियों को माफ नहीं कर सकता, मैं बच्चों को मां के प्यार से वंचित नहीं करना चाहता। इसलिए हम बस ऐसे ही शांतिपूर्ण सहस्तित्व में रह रहे हैं। बच्चों के लिए हम अपनी अपनी शांति ढूंढ रहे हैं। ऐसे दिन 2 महीने तक बीते। मैंने सोचा था कि जीवन ऐसे ही शांतिपूर्ण चलता रहेगा, लेकिन उस शाम बिंगुआंग अपनी यूजुअल समय से बहुत पहले आ गई और उसके चेहरे का भाव ठीक नहीं था। जब वो दरवाजे से अंदर आई, उसके हाथ यूजुअल की तरह बड़े बड़े बैग्स नहीं थामे हुए थे, बल्कि फोन को कसकर पकड़े हुए थे। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। दोनों बच्चे लिविंग रूम में लेगो बना रहे थे। अपनी मां को आते देखकर वे तुरंत दौड़कर आए। उसे पुकारते हुए उसने घुटनों के बल बैठकर उन्हें गले लगाया। उसकी मुस्कान कुछ जबरदस्ती वाली थी। उसकी आंखों में थकान और चिंता छिप नहीं पा रही थी। मैं किचन के दरवाजे से टेक लगाए, अभी अभी धुले हाथ पहुंचते हुए
और उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने बच्चों को उनके कमरे में खेलने को कहा, फिर मेरे पास आई। काफी देर तक चुप रहने के बाद बोली, उसकी आवाज तनावपूर्ण। लू जिंगचुआन, मेरे डैड को पता चल गया। मेरा दिल एक धड़कन छूट गया, लेकिन मैंने फिर भी शांत रहने का नाटक किया। क्या पता चल गया? बच्चों के बारे में, तुम्हारी पीठ के बारे में। चेन अभी तुम्हारे पास है। उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती गई। आज दोपहर उसने मुझे भी फैमिली बुलाया और गुस्से में भड़क गया। उसने कहा कि भी फैमिली का खून बाहर नहीं भटक सकता और बिल्कुल भी उसके साथ नहीं रह सकता। वो आगे नहीं बोली, लेकिन मैं समझ गया। एक गरीब लूजर, गांव का छात्र जिसे उसने उस समय स्पॉन्सर किया था, बी फैमिली की चौखट पर पैर रखने के लायक नहीं। मैंने हल्की सी नाक भौं चढ़ाई। ऐसा है क्या? तो वो क्या करना चाहता है? बाचिंग श्वांग ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थी। वो चाहता है कि मैं दोनों बच्चों को वापस ले आऊं और अब से तुम्हें कभी नहीं मिलूं। उसने कहा कि वो सबसे अच्छे वकीलों को ढूंढेगा और अगर मैंने माना नहीं तो वो तुम पर भी फैमिली के वारिसों को किडनैप करने का केस करेगा और तुम्हें जेल भिजवा देगा। मेरे हाथों में तौलिया गिर गया। मुझ पर किडनैप का केस? उस समय तो जिंगजुआन ने खुद मुझे जाने दिया था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। बी फैमिली की राजधानी में ताकत, क्या मुझे उससे वाकिफ नहीं है? उनके लिए एक साधारण व्यक्ति को जेल भेजना चींटी कुचलने जितना आसान है। तुम इससे सहमत नहीं होगी ना? मैंने उसे देखा। मेरी आवाज बहुत नरम थी, लेकिन टटोलती हुई। बिंगुआंग के आंसू आखिरकार गिर पड़े। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कसकर दबाते हुए। बेशक मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन लू जिंगचुआन, तुम मेरे डैड को नहीं समझते। वो अपना वादा पूरा करने वाला आदमी है। उसने पहले ही वकीलों से संपर्क कर लिया है और पिछले 5 सालों में तुम्हारे ठिकाने की जांच करवा रहा है। देख रहा है कि क्या तुमने विदेश में कोई गैरकानूनी काम किया था। उसने यहां तक कहा कि अगर कानूनी उपाय काम न आए तो उसके पास और तरीके हैं। उन शब्दों और तरीके हैं ने मेरे सिर पर बर्फ का पानी उड़ेल दिया। बी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है जिससे वे राजधानी में इतने सालों से मजबूत खड़े हैं? क्या वे सिर्फ बिजनेस चालाकी पर निर्भर हैं? मैंने गहरी सांस ली। उसका हाथ अपनी मुट्ठी से निकाला। तो तुम आज मुझे बताने आई हो कि मैं खुद को तैयार रखूं, या तो बच्चों को सौंप दो वरना तबाही का इंतजार करो। नहीं, बाचिंग श्वांग घबरा गई। उसकी आवाज टूट गई। मैं तुम्हें बताने आई हूं कि मैं उसे अपना रास्ता नहीं अपनाने दूंगी। मैंने पहले ही अपनी लीगल टीम से संपर्क कर लिया है और बी ग्रुप में कुछ शेयर होल्डर्स मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर मेरे डैड हमें अलग करने पर अड़े रहें तो मैं उनसे अंत तक लड़ूंगी। ऐसा कहकर उसने अपनी बैग से दस्तावेजों का एक पुलिंदा निकाला और मुझे थमा दिया। यह कस्टडी एग्रीमेंट है जिसे मेरे वकील ने ड्राफ्ट किया है। मैंने पहले ही साइन कर दिया है। इसमें साफ लिखा है कि दोनों बच्चों को हम दोनों संयुक्त रूप से पालेंगे। तुम्हें पूरी बराबर कस्टडी राइट्स है और किसी को उन्हें छीनने का अधिकार नहीं है। मैंने दस्तावेजों को नीचे देखा। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। एग्रीमेंट बहुत प्रोफेशनली ड्राफ्ट किया गया था। हर क्लॉज एयरटाइट लिखा हुआ। साफ था कि इसमें बहुत मेहनत की गई थी, लेकिन मुझे पता था कि बी फैमिली जैसी विशाल ताकत के सामने यह कागज का टुकड़ा बिल्कुल भी प्रतिरोध की ताकत नहीं रखता। बाई चिंगुआंग, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम मेरे साथ एक मोर्चे पर खड़ी हुई तो तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे? मैंने पूछा। वो जाम रह गई, फिर जबरदस्ती मुस्कुराई। बुरे से बुरा वो मुझे भी ग्रुप की सीईओ पोजीशन से हटा दे, मेरी एसेट्स फ्रीज कर दे, या फिर मुझे भी फैमिली से बाहर निकाल दे। मुझे इनमें से किसी की परवाह नहीं। मुझे सिर्फ तुम और बच्चों की परवाह है। मैं मुंह खोलकर कुछ कहना चाहा, लेकिन आखिरकार कोई शब्द नहीं निकला। उस रात बिंग श्वांग वापस नहीं गई। वो रुकी और बच्चों के साथ डिनर किया, उन्हें नहलाया, उन्हें कहानियां सुनाई और उन्हें सुलाने की कोशिश की। मैं लिविंग रूम में बैठकर उसके कमरे में व्यस्त आकृति को देख रहा था। अकथनीय भावनाएं मेरे दिल में उमड़ रही थी। आधी रात को मैं फोन की घंटी से जाग गया। यह बाई चिंग श्वांग का फोन था। उसने फोन उठाया और उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने फोन काटा। उसके होंठ कांप रहे थे। मेरे डैड ने तुम्हारे किराए के अपार्टमेंट पर लोगों को भेज दिया। कहा कि तुम भी फैमिली की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर रहे हो और वे उसे जबरन वापस ले रहे हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने मुझे अभी कॉल किया। कहा कि तुम्हारा सारा सामान बाहर निकाल दिया गया है, नीचे ढेर कर दिया गया है। मैं उछल कर खड़ा हो गया। मेरा दिमाग भन भना रहा था। वो अपार्टमेंट बड़ा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से
मेरे और बच्चों का आशियाना था। उसमें मेरे बेटे के खिलौने थे, कॉमिक बुक के कपड़े और ढेर सारा सामान जो चेंचन लेकर आया था। किस आधार पर? मैंने दांत पीसे। मैंने खुद वो अपार्टमेंट किराए पर लिया था। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है। बिंग श्वांग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये बेकार है। उस बिल्डिंग का डेवलपर बी ग्रुप की सब्सिडियरी है। मेरे डैड को बस एक फोन कॉल करना है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देगा। लू जिंगचुआन, घबराओ मत। मैंने अभी किसी को शहर के बीचों बीच होटल बुक करवा दिया है। तुम तीनों वहां अस्थायी रूप से शिफ्ट हो जाना। हाउसिंग की स्थिति मैं संभालूंगी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि गुस्से से। 5 साल पहले मुझे कचरे की तरह भी फैमिली से बाहर फेंक दिया गया था। 5 साल बाद वे फिर वही चाल चलना चाहते हैं। मैं लू जिंगवान भले ही गरीब हूं और मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मेरी इज्जत अभी भी है। अगली सुबह जल्दी मैंने बैकिंग श्वांग से बच्चों को देखने को कहा और खुद अपार्टमेंट बिल्डिंग गया। सच में मेरा सारा सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था। कपड़े कंक्रीट पर फैले हुए, कॉमिक बुकें कुचली और सिकुड़ी हुई, चेंचन की फीकी धुली हुई, टेडी बियर कहीं नहीं दिख रही थी। मैं घुटनों के बल बैठ गया, चीजें एक एक करके उठाने लगा। धूल से भरी हुई। पास में कुछ बुजुर्ग महिलाएं मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रही थी, उंगलियां उठाकर कुछ फुसफुसा रही थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपना सामान उधार के बुने हुए बैग में ठूसता हुआ, कार में ले जाता हुआ, ट्रिप बाय ट्रिप। तभी एक काली मेबैक मेरे सामने धीरे से रुकी। कार का दरवाजा खुला। 60 साल के आसपास एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकला। सफेद होते बाल, बेहद सावधानी से सिली हल्के रंग की सूट पहने हुए, उसकी नजर चाकू की तरह तेज। बाई जहानबांग, बिंग श्वांग के पिता, बी ग्रुप के हेड। मैंने उनकी फोटोज ऑनलाइन देखी थी, लेकिन असली व्यक्ति फोटोज से भी ज्यादा दबाव वाला था। वे बस वहां खड़े थे और आसपास की हवा कुछ डिग्री गिरती महसूस हुई। लू जिंगवान। उन्होंने मुझे सिर से पैर तक घुरा, उनका स्वर जैसे नौकर को बुला रहे हों। मैं सीधा खड़ा हो गया, अभी भी आधा भरा कपड़ों का बैग थामे हुए, और शांत नजरों से उन्हें देखा। क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए मिस्टर बाई? उनके बगल में खड़े सिल्वर रिम्ड चश्मा लगाए असिस्टेंट ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया, मुझे कागज का एक टुकड़ा थमाया। यह बी ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट का नोटिस है। पहला, मिस बाई चिंग श्वांग की प्रसव के बाद की कमजोरी का फायदा उठाकर तुमने भी फैमिली के खून को बिना इजाजत ले लिया। बच्चे के अपहरण के संकेत दिखाते हुए कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है। दूसरा, जिस प्रॉपर्टी पर तुम रह रहे हो उसे वापस लिया गया है, तुम्हें 48 घंटे के अंदर खाली करना होगा। तीसरा, यह देखते हुए कि तुम्हारे पास स्थिर हाई इनकम जॉब नहीं है और छोटे बच्चों को पालने की आर्थिक क्षमता नहीं है, बी फैमिली 2 बच्चों की डायरेक्ट कस्टडी बदलने के लिए मुकदमा दायर करेगी। मैंने कागज लिया, दोनों तरफ देखा, फिर धीरे से उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और जमीन पर फेंक दिया। बजिन बोंग का चेहरा काला पड़ गया और उनके बगल में खड़े 2 तगड़े बॉडीगार्ड जैसे आदमी एक कदम आगे बढ़े। ओल्ड मास्टर बाई, मैंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए, हर शब्द साफ साफ बोलते हुए, 5 साल पहले आपकी बेटी मेरे पास आई थी और बच्चे मेरे अपने खून हैं। मैंने कभी किसी का अपहरण नहीं किया। जहां तक बच्चों को पालने की मेरी क्षमता का सवाल है, मैंने पिछले 5 सालों में विदेश में अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पाला है, बी फैमिली के एक भी पैसे पर निर्भर हुए बिना। अगर आप इसे कोर्ट में ले जाना चाहते हैं तो कोर्ट में मिलेंगे। बजान बोंग ने ठंडी सी हंसी निकाली। कोर्ट में मिलेंगे? तुम कोर्ट में मुझसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? क्या तुम्हारी मंथली सैलरी वकील फीस भरने के लिए भी काफी है? ऐसा कहकर वे कार में बैठने को मुड़े। 2 कदम चले, फिर रुक गए और बिना पीछे मुड़े ही कहा, मैं तुम्हें 2 दिन देता हूं। दोनों बच्चों को भी फैमिली वापस ले आओ, वरना तुम सिर्फ अपनी नौकरी नहीं खोगे, तुम अपनी आजादी भी खो दोगे। यंग मैन, कृतज्ञ मत बनो। मेबैक तेजी से चली गई, धूल का एक गुबार छोड़कर। मैं वहां मुट्ठियां कसकर खड़ा रहा। मेरे नाखून हथेलियों में गहरे गड़ गए। उस रात मैं बच्चों को लेकर बिंग श्वांग द्वारा बुक किए गए होटल में शिफ्ट हो गया। दोनों छोटे लड़कों को नहीं पता था क्या हुआ है। वे होटल में रहना बहुत नया और मजेदार मान रहे थे। बेड पर कूदते हुए मैं खिड़की के पास बैठा, बाहर रात का नजारा देखता हुआ, एक के बाद एक सिगरेट पीता हुआ। बिंगवांग ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आई। मेरे हाथ में सिगरेट देखकर एक पल जाम रह गई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बस पास आई और खिड़की को थोड़ा और चौड़ा खोल दिया। लू जिंगचुआन, मैंने राजधानी के सबसे
अच्छे फैमिली लॉयर से संपर्क कर लिया है। कल सुबह हम उनसे मिलते हैं। उसने धीरे से कहा, मुझे अपने डैड की चालों का अच्छे से पता है, हमें पहले से तैयार रहना होगा। मैंने सिगरेट बुझाई और उसकी ओर मुड़ा। बयांग, मुझे सच बताओ, तुम्हारे डैड सिर्फ बच्चों को वापस लेना नहीं चाहते ना? उसकी आंखें हिली। वो चुप रही। वे तुम्हारी उम्मीदों को पूरी तरह कुचलना भी चाहते हैं, सही? मैं आगे बोला, मुझे बच्चों को सौंपने के लिए मजबूर करना, फिर तुम्हें बराबर हैसियत वाले किसी से शादी करवाना और मुझे पूरी तरह भूल जाना। बाचिंग श्वांग ने अपने होंठ कसकर दबा लिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए और आखिरकार सिर हिलाया। उन्होंने मेरे लिए ब्लाइंड डेट पहले ही अरेंज कर दी है। राजधानी के जो फैमिली के बड़े बेटे जो यानमिंग, जो फैमिली और हमारी भी फैमिली पुरानी जान पहचान है और हमेशा से शादी के रिश्ते से जुड़ने का इरादा रखते हैं। मेरे डैड ने कहा कि अगर मैंने माना नहीं तो वे तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड और अतीत खोद निकालेंगे और ऑनलाइन सार्वजनिक रूप से घोषणा करेंगे कि तुम अमीर परिवार से चिपकने वाला धोखेबाज हो, जिससे तुम इस देश में कभी सिर ऊंचा करके नहीं चल पाओगे। बिंग जुआन आखिरकार फूट फूट कर रो पड़ी। लू जिंगवान, मैं सॉरी, ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें इस मुसीबत में घसीट रही हूं। अगर 5 साल पहले मैं इतनी अनिर्णय वाली नहीं होती और जिंग जुआन की उकसावे पर ध्यान नहीं देती तो हमारा परिवार आज इस हाल में नहीं होता। मैं उसे रोते हुए देख रहा था। मेरा दिल जैसे किसी क्रूर हाथ से निचोड़ा जा रहा था। मैंने एक बार कहा था कि उसका प्यार पूरी तरह घिस गया है, लेकिन उसे इस हाल में देखकर मेरा दिल फिर भी दुख रहा था। शायद कुछ चीजें सिर्फ कह देने से छोड़ी नहीं जा सकती। रोना बंद करो। मैंने उसे टिश्यू थमाया। रोने से समस्या हल नहीं होगी। तुम्हारे डैड तुम पर दबाव नहीं डाल रहे, वे मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। वे सोचते हैं कि जब हालात कठिन होंगे तो मैं झुक जाऊंगा और बच्चों को खुशी खुशी सौंप दूंगा। तो क्या तुम सौंप दोगे? उसने लाल आंखों से मुझे देखा। मैंने कड़वी मुस्कान दी। अगर मैं छोड़ सकता तो मैं 5 साल पहले अपने बेटे को दूर विदेश नहीं ले जाता। उस रात बाचिंग श्वांग और मैं काफी देर तक बात करते रहे। उसने कहा कि उसने चुपके से बी ग्रुप के कुछ पुराने लोगों से संपर्क किया है। ये लोग उसकी मां के साथ उस समय साम्राज्य खड़ा करने वाले थे। उसकी मां के प्रति बहुत वफादार थे और हमेशा उसकी सबसे बड़ी बेटी की रक्षा करते आए थे। अगर बजिन बोंग जिद पर अड़े रहें तो ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में उसका विरोध करेंगे। लेकिन मुझे समय चाहिए, बाचिंग श्वांग ने कहा। कम से कम 1 महीना। इस 1 महीने में मैं तुम्हारे और बच्चों के पास ज्यादा बार नहीं आ पाऊंगी, वरना मेरे डैड को और ज्यादा शक होगा। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, तुम जो करना है करो। बच्चों को मेरे भरोसे छोड़ दो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। वो उठकर जाने लगी। दरवाजे तक गई, फिर मुड़ गई। काफी देर हिचकिचाने के बाद धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे एक गले लगा सकते हो? मैंने उसे देखा। बिना हिले उसकी आंखें फीकी पड़ गई। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मान लो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने एक कदम आगे बढ़कर उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया। उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, फिर जैसे किसी सहारे को पकड़ लिया हो। उसने मेरी कमर को कसकर गले लगा लिया, अपना चेहरा मेरे कंधे में छुपाया और कांपते हुए रोई। मैंने आंखें बंद कर ली। नहीं जानता मैं क्या महसूस कर रहा था। बैकिंगवांग के जाने के बाद जीवन और भी तनावपूर्ण हो गया। मैं काम और 2 बच्चों की देखभाल के बीच बजान बोंग के लगातार उत्पीड़न से जूझ रहा था। सबसे पहले कंपनी को अचानक अनाम टिप मिली। दावा किया गया कि विदेश में काम करते समय मेरे फाइनेंशियल इश्यूज थे। कंपनी ने जांच में सहयोग करने के लिए मुझे सस्पेंड कर दिया। मुझे पता था कि यह भी फैमिली का दबाव है, लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि वो तथाकथित सबूत पूरी तरह गढ़ा हुआ था। फिर किंडरगार्टन के प्रिंसिपल ने अजीब ढंग से मुझे बताया कि कुछ पेरेंट्स ने शिकायत की है कि मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। ये बहुत अजीब है और दूसरे बच्चों को प्रभावित कर रहा है। सलाह दी गई कि उनमें से एक को दूसरी स्कूल में ट्रांसफर कर दो। मैं इतना गुस्सा हो गया कि कांपने लगा, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि यह सब पीछे से बजान बोंग का खेल था। सबसे ज्यादा बेहुदा बात तीसरे दिन हुई। मैं दोनों छोटों को सुपरमार्केट लेकर किराने का सामान खरीदने गया। चेकआउट करते समय हम कुछ अजनबियों से घिर गए। वे खुद को भी फैमिली के बॉडीगार्ड्स बताते हुए कह रहे थे कि ओल्ड मास्टर बाई के आदेश से यंग मास्टर को घर ले जाने आए हैं। दोनों बच्चे डर गए और मेरी पीठ के पीछे छिप गए। मैंने अपने बच्चों को ढाल बनाया। उन आदमियों का सामना करते हुए
आखिरकार सुपरमार्केट स्टाफ ने पुलिस को कॉल किया, जिससे वे भाग गए। वापसी के रास्ते में मेरा बेटा छोटी सी आवाज में पूछने लगा, डैडी, क्या वे बुरे लोग मुझे और चेंचिन को छीन कर ले जाना चाहते थे? चेंचिन ने भी मेरा हाथ खींचा। उसकी आंखें डर से भरी हुई। डैडी, मैं उस बड़े घर वापस नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैंने घुटनों के बल बैठकर दोनों बच्चों को अपनी बाहों में खींच लिया। मेरी आवाज बहुत साफ और दृढ़ थी। डैडी किसी को भी तुम्हें ले जाने नहीं देगा, बिल्कुल किसी को भी नहीं। घर पहुंचकर मैंने बाई चिंग श्वांग को कॉल किया और उसे पिछले 2 दिनों में हुई बातें बताई। लाइन के दूसरे छोर पर काफी देर खामोशी रही। फिर उसकी आवाज में अभूतपूर्व कठोरता थी। बस बहुत हुआ। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहती। तुम क्या करने वाली हो? मुझे बुरी आशंका हुई। कल भी ग्रुप की बोर्ड मीटिंग है। मैं मीटिंग के दौरान आधिकारिक रूप से अपने डैड को सीईओ पद से हटाने का प्रस्ताव रखूंगी। मैंने 45% से ज्यादा शेयर होल्डर्स का समर्थन हासिल कर लिया है, प्लस मेरे हाथ में 25% शेयर्स। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शुरू करने के लिए काफी है। बाचिंग श्वांग की आवाज बहुत शांत थी, एक ऐसी शांति जो दिल दुखा दे। लू जिंगचुआन, अगर मैं फेल हो गई तो मैं सब कुछ खो सकती हूं, लेकिन अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा। मैंने फोन को कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये करना चाहती हो? वो तुम्हारे पिता है। वो पहले तुम्हें और बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला आदमी है और बाद में तुम्हारा पिता, बाई चिंग जुआंग ने कहा। इसके अलावा मैं तुम पर यह कर्ज चुकाना चाहती हूं। अगले दिन मैं काम पर नहीं गया। मैं होटल में दोनों बच्चों के साथ रहा। मैं पूरा दिन फोन से चिपका रहा, बिंगुआंग से खबर का इंतजार करते हुए। सुबह 10 बजे उसने मैसेज भेजा कि मीटिंग शुरू हो गई है। फिर पूरी तरह खामोश। हर मिनट और हर सेकंड गुजरता रहा। बच्चों को भी कुछ महसूस हुआ होगा। वे पूरा दिन बेहद आज्ञाकारी रहे, न शोर न रोना, बस चुपचाप लेगो से खेलते रहे। दोपहर 2 बजे फोन आखिरकार बजा। ये बाई चिंग श्वांग का था। उसकी आवाज जैसे रोई हुई थी या पूरी तरह थकी हुई। लू जिंगुआन, हम जीत गए। मैंने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे मेरी सारी ताकत निकल गई हो। मेरे डैड ने बच्चों की कस्टडी छोड़ने पर राजी हो गए हैं और वे अब तुम्हें टारगेट नहीं करेंगे। बदले में मैंने वादा किया है कि 3 साल तक उन्हें डायरेक्टर पद से नहीं हटाऊंगी और हर साल उनके लिए कुछ प्रतिशत डिविडेंड रखूंगी। बाचिंग श्वांग एक पल रुकी। उन्होंने मुझे तुम्हें एक मैसेज पहुंचाने को भी कहा है। क्या? उन्होंने कहा कि उस लू नाम के लड़के में काफी हिम्मत है। मैं एक पल जाम रह गया, फिर खुद पर काबू नहीं रख सका और हंस पड़ा। यह शायद बजान बोंग का हार मानने का तरीका था। वे अपना स्वर नहीं नरम करेंगे, लेकिन उनके एक्शन दिखा रहे थे कि वे पहले ही बाचिंगवांग के आगे झुक चुके हैं। थैंक यू, मैंने कहा। लाइन के दूसरे छोर पर कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर उसने धीरे से जवाब दिया, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। अब से हम जीवन को एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मना भी नहीं किया। उस रात मैं होटल से शिफ्ट हो गया। बाई चिंग श्वांग की मदद से मैंने नया जगह किराए पर लिया, पिछले से थोड़ा ज्यादा स्पेसियस। 2 बेडरूम और 1 स्टडी के साथ। दोनों बच्चों को अपना अपना कमरा मिल गया, जिससे उन्हें अब एक बेड पर नहीं होना पड़ेगा। नए घर में आने के पहले दिन चेंचन ने अपना रिकवर हुआ टेडी बियर गले लगाया, मेरे द्वारा अभी अभी बनाए छोटे बेड पर लुढ़कते हुए, कान से कान तक मुस्कुराते हुए। मेरा बड़ा बेटा मेरा हाथ खींचकर खाली दीवार की ओर इशारा करते हुए बोला, डैडी वहां फैमिली फोटो लगा देते हैं। एक फैमिली फोटो। मैं थोड़ा रुक गया। मेरे दिमाग में एक इमेज फ्लैश हुई, दोनों बच्चे और बाई चिंग श्वांग। ठीक है, मैंने कहा, हम कुछ दिनों में फोटो खिंचवाने जाएंगे। ठीक उसी पल डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला। वहां बाचिंग श्वांग बड़ी बड़ी थैलियों में सामान लिए खड़ी थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें। मैं तुम लोगों के लिए हाउस वार्मिंग डिनर बनाने आई हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजर मुझसे गुजरकर घर के अंदर गई, जहां दोनों बच्चे उसे हाथ हिला रहे थे। मैंने रास्ता छोड़कर उसे अंदर आने दिया। किचन से जल्दी ही सब्जी काटने की आवाज गूंजने लगी। दोनों बच्चे किचन के चारों ओर इधर उधर दौड़ते हुए, उत्साह से मदद करने की पेशकश करते हुए मैं लिविंग रूम में खड़ा देख रहा था, और मेरे दिल का वो गहरा लंबे समय से जमा हुआ हिस्सा थोड़ा सा खुल सा गया। थोड़ी सी गर्मजोशी अंदर आने लगा। शायद जीवन सच में बेहतर होने वाला है। बाद में मैंने टीवी पर जिंग जुआन की खबर देखी। कोर्ट ने जिंग जुआन के इंटेंशनल होमिसाइड केस की पब्लिक ट्रायल की। सबूत पक्के थे।
गवाह और फिजिकल प्रूफ दोनों मौजूद थे। उसने अपने सारे अपराधों को कबूल कर लिया और आखिरकार 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ट्रायल की न्यूज फुटेज में वो जेल की यूनिफॉर्म पहने हुए था। उसके बाल बिखरे हुए, उसका चेहरा विकृत, उसकी आंखें जहर भरी हुई। पहले वाली परिष्कृत शालीनता गायब, नकली नरम व्यवहार गायब। वो पूरी तरह पागल लग रहा था, पूरी तरह लूजर। मैंने सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि बैकिंग उसे छोड़ने वाली नहीं है। उसकी गुप्त व्यवस्था के तहत जिंगजुआन जेल में लगातार टारगेट किया जा रहा था। वो जानबूझकर झगड़ा करता, कैदियों से लड़ता, गार्ड्स की अवज्ञा करता, बार बार जेल के नियम तोड़ता, कोई पछतावा नहीं दिखाता। उसकी सजा बार बार बढ़ाई जाती। 25 साल से 50 साल हो गई। वो अपनी पूरी जिंदगी कभी उस जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। अपनी क्रूरता और पागलपन की कीमत हमेशा चुकाने के लिए मजबूर। उसे अपनी सजा मिल गई। मैं टीवी स्क्रीन को देख रहा था, पूरी तरह बेपरवाह महसूस कर रहा था। न गुस्सा न नाराजगी, बस शांति। ऐसा लग रहा था कि 5 सालों से मेरे दिल पर पड़ा वो भारी पत्थर आखिरकार हट गया। अब कोई चिंता नहीं। मैं अपने 2 बच्चों को शांति से पालने पर फोकस कर सकता हूं और शांत जीवन जी सकता हूं। बच्चों के हमेशा साथ रहने से दिन खुश और गर्मजोश भरे थे, जिंदगी से भरे, लेकिन रोजाना का कोलाहल भी भरा हुआ। और हमेशा ऐसे पल होते जो मुझे हंसाते और रुलाते, जैसे अभी लिविंग रूम से परिचित बहस की आवाज गूंज रही थी। डैडी, मैंने ये खिलौना पहले ढूंढा था खेलने के लिए, तुम बस छीन नहीं सकते। बड़ा भाई अल्ट्रामैन फिगर को गले लगाए मेरी पीठ के पीछे छिपा, उसका छोटा चेहरा विरोध से भरा, हाथ कमर पर रखे बहस करता हुआ। मैंने पहले देखा था, मैंने पहले पकड़ा था। अच्छी चीज शेयर करनी चाहिए। डैडी, तुम पक्षपात नहीं कर सकते, तुम्हें निष्पक्ष होना चाहिए। छोटा भाई मेरी शर्ट खींच रहा था, ऊपर देखते हुए अपना छोटा चेहरा, गुस्से में गाल फुलाए हुए, उसकी छोटी भौहें सबसे प्यारे ढंग से सिकुड़ी हुई। दोनों फिर से झगड़ने लगे, धक्का मुक्की करते हुए। खिलौने पूरे फर्श पर बिखरे हुए, लेगो से कॉमिक बुकें, खिलौना कारें हर जगह फैली हुई। लिविंग रूम पूरी तरह अस्त व्यस्त था, जैसे तूफान आकर गुजरा हो। यह लगभग हर रोज होता था। पिछली बार उन्होंने कॉमिक बुक के लिए लड़ाई की थी। उन्होंने एक पन्ना फाड़ दिया था। कुछ दिन पहले अंगूर के लिए लड़ते हुए उन्होंने प्लेट तोड़ दी। कल पेंट ब्रश के लिए लड़ते हुए उन्होंने दीवारों पर हर रंग का पेंट पोत दिया। मैंने बस बहरा बनने का नाटक किया, सोफे पर टेक लगाकर अखबार पढ़ता रहा, बिना हस्तक्षेप किए। बच्चों को खुद सुलझाने दिया। बच्चों की लड़ाई जल्दी शुरू होती है और जल्दी खत्म। उन्हें माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं। जितना ज्यादा हस्तक्षेप करोगे उतना ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। सच में ज्यादा देर नहीं लगी। मैंने छोटे भाई की शिकायती लेकिन समझौता करने वाली आवाज सुनी। ठीक है, तुम 5 मिनट खेल लो, 5 मिनट बाद मुझे देना, वादा मत तोड़ना। बड़े भाई ने तुरंत हाँ कर दी। उसका छोटा चेहरा खुशी से चमक उठा, बहुत घमंडी लग रहा था। डील, वादा, मैं 5 मिनट में तुम्हें दे दूंगा। मैंने झांक कर देखा। दोनों फिर से एक साथ सटकर बैठ गए थे, सर टकराते हुए अल्ट्रामैन फिगर से खेलते हुए। कुछ पल पहले की बहस पूरी तरह भूल गए थे। दोनों भाई जितना करीबी हो सकते थे, हंसते बातें करते हुए। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। उनकी 2 छोटी आकृतियों पर नरम चमक बिखेर रही थी। गर्म और शांत, खामोश शांत दिन। ये शायद ऐसे ही दिखते हैं। मैं राहत भरी मुस्कान से मुस्कुराया। मेरा दिल संतोष और खुशी से भरा हुआ। अब कोई अमीर परिवार का झगड़ा नहीं, कोई खलनायक मुसीबत नहीं खड़ा कर रहा, कोई साजिश और ईर्ष्या नहीं, कोई अंतहीन नाराजगी नहीं। बस मैं और मेरे 2 बच्चे, सरल और गर्मजोश, खुश और शांत। ये कोलाहल भरे लेकिन प्यार से भरे दिन। यही वो जीवन है जिसकी मुझे सबसे ज्यादा चाहत है और जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा संजोकर रखना चाहता हूं।